हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में और हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता है कि हमने लगातार आयुष ऑफिसर की आप सभी के लिए क्लास कराई थी और जीके का कुछ कुछ पोर्शन रह गया था। ठीक है। तो जीके के कुछ पोर्शन के अंदर हमने राजस्थान की जलवायु नहीं पढ़ी थी, यानी कि क्लाइमेट राजस्थान का कैसा है, और इससे रिलेटेड रिवर नदियां नहीं पढ़ी थी और झील लेक्स नहीं पढ़ी थी। ये तीन टॉपिक आज की इस वीडियो में कवर करेंगे और यहाँ से संभावना ये बनती है कि आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपके एग्जाम में ज्योग्राफी के 4-5 क्वेश्चन भी आए ना, तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना बनती है। ओके, तो इसलिए ये पोर्शन पूरा कवर करना है। और रही बात उसकी कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपकी क्लास इंग्लिश में चलती है, तो भाई ऐसा होता है जब मैं यूट्यूब वाली वीडियो को टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ, तो आप लिंक पर क्लिक नहीं करते हो, आप जो वीडियो का थंबनेल होता है ना उस पर क्लिक कर देते हो, जिससे कि वो इंग्लिश में चल जाती है। अगर आप इस पर लिंक पर क्लिक करोगे तो आप सीधा यूट्यूब में जाओगे। यूट्यूब पे जाओगे तो थ्री डॉट पर क्लिक करके आप ट्रैक चेंज कर सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज की जगह हिंदी चूज कर सकते हो, वहां पर ये ऑप्शन होता है। ओके, ये चीजें क्लियर हो गई। और आज की वीडियो में ना इंग्लिश की वर्ड में नहीं लेके आया क्योंकि आपके पास टाइम कम है। और देखो, आपका जो एग्जाम है वो हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। राजस्थान का क्लाइमेट जलवायु पढ़ने वाले हैं। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है सभी बताएं कमेंट में। और अगर ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। और दूसरी बात, आप प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो टेस्ट सीरीज से, तो जरूर करें। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसके अंदर बहुत सारा पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं और हर पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बार ही क्लास देख लेना, उसके बाद पीडीएफ पढ़ लेना। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? सिलेक्शन बैच में मिलेगा। जो हमारे सिलेक्शन बैच से ऑलरेडी बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पता है। ये हमारी सिलेक्शन टेस्ट सीरीज है। ये भी काफी अच्छी कारगर साबित होगी। जब आप एग्जाम देकर एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे तो आपको पता रहेगा कि कितने क्वेश्चन हूबहू इस टेस्ट सीरीज से आपके छप जाएंगे। ये मात्र 200 रुपए में हमने लास्ट दिनों का ऑफर में ये 200 रुपए में निकाल रखी है। ये टेलीग्राम टेस्ट सीरीज है। जो टेस्ट रहता है वो पीडीएफ फॉर्मेट में रहता है और आंसर की लास्ट पेज पर दे रखी होती है। ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर हेलो आई का मैसेज करना है। जैसे ही आप हेलो आई का मैसेज करोगे हम आपके पास एक क्यूआर कोड सेंड करेंगे। जैसे ही आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद हम सिलेक्शन टेस्ट सीरीज का एक लिंक प्रोवाइड कराएंगे आपको। उसमें आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी है, हम एक्सेप्ट करेंगे और आप तुरंत ज्वाइन हो जाओगे। ये सिंपल तरीका है ज्वाइन होने का। एक और ऑफर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। लास्ट 15-16 दिन बचे हैं। जो हमारा सिलेक्शन बैच चल रहा था वो उसकी फीस वैसे तो 400 रुपए और टेस्ट सीरीज सहित कॉम्बो 500 रुपए थी। लेकिन हमने हमने कॉम्बो वाला जो कोर्स है, टेस्ट सीरीज प्लस बैच, बैच प्लस टेस्ट सीरीज मात्र 300 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको ओनली टेस्ट सीरीज चाहिए तो 200 रुपए में, जो कि मैंने प्रोसेस बता दिया। और अगर बैच साथ में चाहिए तो टोटल 300 रुपए में आप परचेज कर सकते हो। और ये भी बता दूं मैं आपको कि हमारे बैच से कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी तक। तो बैच से 330 प्लस लोग जुड़ चुके हैं और टेस्ट सीरीज से भी 230 प्लस लोग जुड़ चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कि हमारे पास काफी अच्छी मात्रा में लोग हैं और कितने सीरियस पार्ट वन को ले रहे हैं। पार्ट वन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पार्ट वन जरूर करना पड़ेगा। ये चीजें हो गई। और कोई भी छोटी से छोटी क्वारी या कुछ भी, हर टॉपिक पर हमने वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट डली हुई है यूट्यूब पर, जाके फॉलो करें। कंप्यूटर की बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर भी है और बाकी हमने सिलेक्शन बैच में एक सीक्वेंस से कवर करा दिया आपका कोर्स। राजस्थान की जलवायु पढ़ेंगे, इसमें हिंदी इंग्लिश आप कुछ मत करना कि भाई हिंदी है या इंग्लिश है, दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा। तो आपको टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि सर हम कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाओगे आप। क्या है, हिंदी पढ़ लेना। लास्ट टाइम में ये 2-4 वीडियो ही तो हिंदी में आएंगे, बाकी तो आपने इंग्लिश में पढ़ा है ना सब कुछ। ठीक है। तो राजस्थान की जलवायु, ये वर्ड जलवायु आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश, सबको दोनों लैंग्वेज आएगी, तो आप लास्ट टाइम पे समझ जाना। ठीक है। मैंने इतनी आप सभी को बताया कि इतनी मेहनत की है इसके लिए, आपके पार्ट वन को अच्छा कराने के लिए। पूरा कंटेंट मार्केट में हिंदी में था, मैंने इंग्लिश कन्वर्ट करके दी है। खुद ने पीडीएफ बनाते वक्त वर्ड डाले हैं। एक पीडीएफ बनाने में 2-2 ढाई-ढाई घंटे लग जाते हैं, आप समझ सकते हो। तो इसलिए मैंने सोचा लास्ट टाइम चल रहा है, आप इतना तो कवर कर ही लोगे। तो राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। कि राजस्थान की जलवायु विस्तृत रूप से मानसूनी जलवायु का ही भाग है। किसका भाग है? मानसूनी जलवायु का ही भाग है। लेकिन यहाँ अनेक स्थानीय विषमताएं पाई जाते हैं। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको टिक करा दूंगा कि ये आपको याद करके जाना ही है, जाना है। ठीक है। राजस्थान में शुष्क राजस्थान में शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु की प्रधानता है। ये पॉइंट याद रखना कि शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की प्रधानता है। यहाँ वर्षा के वितरण में अधिक विषमता पाई जाती है। ये बात भी ठीक है कि विषमता क्यों पाई जाती है, कहीं वर्षा ज्यादा होती है, कहीं कम होती है। ओके। रेत की अधिकता के कारण दैनिक एवं वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, जैसे कहीं। ठीक है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक एवं वार्षिक तापांतर। ओके।
ग्रीष्म ऋतु में यहाँ उच्च दैनिक तापमान यानी गर्मियों में यहाँ पर 49 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तापमान को क्या बोलेंगे, टेम्परेचर, टेम्परेचर पहुंच जाता है। ग्रीष्म काल में संपूर्ण क्षेत्र में प्रचंड एवं शुष्क गर्म धूल भरी आंधियां, आंधियां भी आपने राजस्थान से बिलोंग करते हो तो आपको पता ही है, जिसको लू बोलते हैं, चलती हैं। शीतकाल में विशेष कर चूरू, फलौदी, जैसलमेर आदि क्षेत्रों में तापमान जमाव बिंदु तक पहुंच जाता है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे पहुंच जाता है चूरू, फलौदी और जैसलमेर। जहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है राजस्थान के अंदर, वहां सर्दी भी ज्यादा पड़ती है। चूरू और फलौदी इनके रिकॉर्ड भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं हम कि अधिकांश वर्षा वर्षा ऋतु में होती है। बिल्कुल बारिश वाला सीजन होता है, रेनी सीजन, उसमें ही वर्षा ज्यादा होती है। तथा पूर्व से पश्चिम व दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। ये पॉइंट याद करने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि हम टेस्ट सीरीज में हर क्वेश्चन करा रहे हैं, हर क्वेश्चन का लेवल। राजस्थान की टेस्ट सीरीज आज से स्टार्ट कर दी, इससे पहले 5 से 6 टेस्ट कराए थे, वो इंडिया जीके के कराए थे। ओके, तो पूर्व से पश्चिम में दक्षिण से उत्तर की ओर, जैसे देखो डायरेक्शन बना लेते हैं हम ऐसे, ये कौन सा हो गया, पूर्व हो गया, ईस्ट, ये दक्षिण, पूर्व से पश्चिम यानी वेस्ट हो गया। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, यानी कि उत्तर से दक्षिण। ये कह रहा है पूर्व से पश्चिम, यानी कि पूर्व से पश्चिम इधर की तरफ और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा घटती है। यानी दक्षिण से उत्तर की ओर इधर जाएंगे तो घटेगी, क्योंकि मानसून इधर से एंटर होता है ना, और इधर से बंगाल की खाड़ी वाला एंटर होता है, तो इधर जाएंगे तो घटेगी बारिश, और साउथ से नॉर्थ जाएंगे तो भी घटेगी। तो ये पॉइंट ये कह रहा है, इस पॉइंट को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है इस पॉइंट से। क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से आता है और आपको किस तरीके से चीजें मैनेज करनी है, वो टेस्ट सीरीज से देखो। लास्ट टाइम पे आपने थ्योरी पढ़ी या नहीं पढ़ी, कितनी पढ़ी, वो मायने नहीं रखता। आपने प्रैक्टिस कितनी की, वो एमसीक्यू की, वो मायने रखता है। ठीक है, जीके में देखो ज्यादा दिमाग उल्टा सीधा नहीं लगाना, जितना हमने कंटेंट दिया है वो ही कर लेना। और क्वेश्चन चाहे कहीं से भी देख लो, यूट्यूब पर जितने भी मैराथन या किसी की पढ़ी है, कहीं से भी आपके पास बुक्स है या हमारी टेस्ट सीरीज है, कहीं से भी कर सकते हो। वर्षा की परिवर्तनशीलता एवं न्यूनता के कारण सूखा एवं अकाल की स्थिति अधिक होना भी मुख्य विशेषता है। ओके, राज्य की अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, उच्चावच वर्षा की मात्रा एवं तापमान यहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, यहाँ की क्लाइमेट को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, पॉइंट ये कह रहा है कि अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, ठीक है, और उच्चावच वर्षा की मात्रा एवं तापमान यानी टेम्परेचर, ये जलवायु को प्रभावित करते हैं। राज्य में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू है, यानी कि वार्षिक तापांतर यानी वर्षाओं के अंदर तापमान में जो अंतर पाया जाता है वो चूरू है, जबकि सर्वाधिक दैनिक यानी दिन वाला तापांतर जैसलमेर है। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखना। अरब सागरीय मानसूनी शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, शीत ऋतु में शीतोष्ण चक्रवातों की स्थिति भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। यानी कि पॉइंट ये कह रहे हैं कि राजस्थान के क्लाइमेट को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। तो अरब सागरीय मानसूनी शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं जिसको, ठीक है, और शीत ऋतु में शीतोष्ण चक्रवातों की स्थिति भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। प्राकृतिक वनस्पति की कमी एवं वनों के निरंतर हो रहे विनाश का प्रभाव राज्य के तापमान और आर्द्रता पर पड़ता है। प्राकृतिक वनस्पति यानी नेचुरल जो वनस्पति है उसकी जो कमी हो रही है, और वनों के निरंतर हो रहे विनाश का प्रभाव राज्य के टेम्परेचर और आर्द्रता पर पड़ता है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं जलवायु प्रदेश। तापमान में वर्षा के आधार पर राजस्थान को 5 मुख्य जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट, कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, 5 मुख्य जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अब पढ़ते हैं शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश क्या है, इसे मरुस्थलीय प्रदेश भी कहते हैं। जो पश्चिमी राजस्थान वाला एरिया है, 5 जलवायु वाला क्षेत्र कौन कौन सा है, 5। राजस्थान को कितने, किसके आधार पर, तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि तापमान में वर्षा के आधार पर बांटा गया राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में। याद रखना, पूछ लेगा किसके आधार पर, तो तापमान और वर्षा यानी टेम्परेचर और रेन, बारिश के आधार पर 5 जलवायु प्रदेशों में। तो शुष्क प्रदेश पहला हो गया, दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा उपाद्र जलवायु, चौथा हो जाएगा आपका आर्द्र जलवायु, और 5वां हो जाएगा अति आर्द्र जलवायु। इनके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। शुष्क प्रदेश कौन सा है, जिसको डेजर्ट वाला एरिया, मरुस्थलीय प्रदेश भी कहते हैं। इस प्रदेश में शुष्क व उष्ण जलवायु दशा पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्म काल में 45 डिग्री से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिकतम तापमान हो जाता है। शीतकाल में यहाँ 8 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री तक न्यूनतम पहुंच जाता है। जहाँ ज्यादा टेम्परेचर होगा गर्मियों में, वहां सर्दियों में न्यूनतम यानी कम से कम भी आ जाएगा। यहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा।
25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ओके, रेत की अधिकता के कारण ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां चलना आम बात है। अधिक दैनिक वार्षिक तापांतर यहाँ की विशेषता है। ये पॉइंट हो गया। इस प्रकार की जलवायु जैसलमेर, ये जिले याद रखना कि शुष्क प्रदेश वाली जलवायु कहाँ पर पाई जाती है, कौन से जिलों में पाई जाती है, तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलौदी, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी नागौर और चूरू। मेनली आप याद रखना जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलौदी, यानी कि डेजर्ट वाला एरिया है पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किस पॉइंट की। और दूसरा पॉइंट है, 5 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है ना राजस्थान को। तो पहला हो गया अपना कौन सा, शुष्क प्रदेश, दूसरा हो गया अर्ध शुष्क प्रदेश। इसके अंदर क्या चीज है क्या नहीं है वो हम बात कर लेते हैं। ओके, तो अरावली के पश्चिम व शुष्क जलवायु प्रदेशों के मध्य फैला हुआ है। अरावली का जो पश्चिमी हिस्सा है उसके अंदर, और शुष्क जलवायु प्रदेशों के मध्य प्रदेश फैला हुआ है। जो शुष्क हमने पहले पढ़ा था उसके बीच में यहाँ वर्षा की वो मात्रा है वो 25 से 45 सेंटीमीटर। वहां कितनी थी, 25 सेंटीमीटर से भी कम। ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है, याद रखना। ओके, यहाँ 25 से 45 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। गर्मियों में तापमान 36 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड और शीतकालीन का 10 डिग्री से 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसका एरिया याद रखना कि कौन से एरिया में अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, पूर्वी बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, उत्तरी ब्यावर, पाली। ठीक है, यानी कि जो इनके अलावा जो जिले हैं ना, मेनली इनमें तो वो पाया जाता है आपका शुष्क प्रदेश वाला एरिया ये तो। लेकिन इसके अलावा जो अरावली के जो वेस्ट में जितना भी एरिया है और ये जो शुष्क प्रदेश है उसके बीच में जो एरिया पाया जाता है उसमें पूरे में अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इतना याद रखना। अब थर्ड नंबर पढ़ते हैं, हमने 2 कवर कर लिए। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट कहता है आपका उपाद्र जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश में वार्षिक औसत, देखो वार्षिक यानी वर्षा तो पड़नी है आपको 40 से 60 डिग्री। पहले में शुष्क प्रदेश में कितनी बताई थी, 25 सेंटीमीटर से भी कम। और अर्ध शुष्क प्रदेश में कितनी बताई थी, 25 से 45 सेंटीमीटर। इसमें 40 से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान, ये टेम्परेचर याद रखो या ना रखो लेकिन शुष्क प्रदेश का रख लेना बस। ठीक है, इसके अंतर्गत कोटपुतली, भैरौट, खैरतल, तिजारा, अलवर, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, सिरोही, दौसा, टोंक एवं पाली का दक्षिणी पूर्वी भाग सम्मिलित है। आपने आपने अगर हमारी स्टार्टिंग वाली ज्योग्राफी की क्लास ली होंगी तो आपको पता होगा, हमने मैप भी अच्छे से समझाया, कौन सा जिला किधर है, प्लस डायरेक्शन बताई थी किस तरीके से, अरावली वाला एरिया बताया था। तो ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ रखे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब चौथा पॉइंट पढ़ लेते हैं। 5 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है, तो पांचवा चौथा हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा, आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश में 50 से ये हो जाएगा 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये पॉइंट याद रखना है, कुछ भी हो जाए इनको नहीं भूलना। वर्षा वाला एरिया तक वर्षा पाई जाती है कितनी, 50 से 75 सेंटीमीटर तक। ग्रीष्मकालीन तापमान 32 डिग्री से 34 डिग्री। ठीक है, और शीतकालीन में 12 डिग्री से 18 डिग्री। ये आर्द्र जलवायु प्रदेश वाला एरिया कौन सा है, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, डीग, उत्तरी सलुम्बर, करौली, कोटा। तो करौली, धौलपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर ये तो हो ही गया। उसके अलावा डीग जो नया जिला बना है, उदयपुर हो गया, कोटा, बारा, बूंदी, राजसमंद, चित्तौड़ और प्रतापगढ़, इस जिले इस आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ओके, पांचवा लास्ट एंड फाइनल जलवायु प्रदेश, तो वो कौन सा हो जाएगा, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ओके, तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इस प्रदेश में 65 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पाई जाती है। सॉरी 65 नहीं, 75 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक वर्षा पाई जाती है। इसके अंतर्गत कोटा, बारा, झालावाड़, सलुम्बर, दक्षिणी सलुम्बर, दक्षिणी प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिले का दक्षिणी भाग शामिल है। अब ऐसा नहीं है कि आपको जो एक एक जिला आ गया वो दोबारा नहीं आएगा, किसी दूसरे प्रदेश में आ सकता है नजदीक वाले में, लेकिन उसका कुछ हिस्सा उसमें पाया जाता है। ओके, ये चीजें हो गई। इसमें 80 प्लस भी लिख सकते हो बरसाती आर्द्र जलवायु में। इसमें जो 75 सेंटीमीटर है ना, इसको 80 से 120 भी लिख सकते हो, इतनी वर्षा यहाँ पर होती है। ओके, तो ये चीजें हो गई। जलवायु की परिस्थितियां बात कर लेते हैं, किस तरीके की परिस्थितियां हैं जलवायु प्रदेश की। ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं जलवायु परिस्थितियां। तो परंपरागत रूप से राजस्थान को जलवायु के आधार पर मुख्यतः 3 ऋतुओं में बांटा गया है। कितने सीजन में बांटा गया है, तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। ठीक है, समर सीजन, रेनी सीजन और विंटर सीजन, ये 3 ऋतुओं में बांटा गया है राजस्थान को जलवायु के आधार पर। ठीक है, और भारत सरकार के मौसम विभाग द्वारा मानसून काल को आधार बनाकर वर्ष को निम्न ऋतुओं में बांटा गया है भारत सरकार के अनुसार। कौन कौन सी, शीत, ग्रीष्म, वर्षा, ये चीजें हो गई। और शरद ऋतु चौथी भी हो जाएगी इसमें। ठीक है,
ये भारत के मौसम विभाग के अनुसार और राजस्थान की जलवायु के आधार पर राजस्थान को ये 3 भागों में बांटा गया है। पहला पढ़ लेते हैं शीत ऋतु। क्या पढ़ने वाले हैं? पहला हम पढ़ने वाले हैं शीत ऋतु, दिसंबर से फरवरी तक। इनकी भाई डेट याद रखना, मैं पहले ही बता देता हूँ। क्या शीत ऋतु जैसे आ गया तो इसकी ये महीना याद रखना, दिसंबर से फरवरी तक शीत ऋतु यानी कि सर्दी वाली ऋतु रहती है। आप सभी पता है अभी दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर से फरवरी तक ये सर्दी रहेगी, तो वो हो गया ना ये। ठीक है, तापमान की बात कर लेते हैं इसमें। क्या तापमान की, कि दिसंबर से फरवरी के महीनों में सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होती है। दिसंबर से फरवरी के महीनों में जो सूर्य की स्थिति होती है वो दक्षिणी गोलार्ध में होती है, ना कि उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, इसलिए प्रदेश में तापक्रम कम हो जाते हैं, यानी टेम्परेचर कम हो जाता है। न्यूनतम तापमान यानी कम तापमान कई बार कुछ स्थानों पर हिमांक से भी कम हो जाता है। सीकर, चूरू, डेगाना, फलौदी, माउंट आबू में तापमान काफी निम्न रहते हैं। सामान्य प्रादेशिक वितरण के अनुसार उत्तर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और दक्षिण में 16 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। ये चीजें हो गई। और ये शीत ऋतु यानी कि सर्दी वाली बात हो रही है कि मतलब ये आपका विंटर सीजन आता है, उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। वायुदाब, पवनें, वर्षा। शीत ऋतु में बेकाल झील, पेशावर के निकट विकसित उच्च वायुदाब केंद्र शरतकालीन मानसून को प्रभावित करते हैं। इसको छोड़ सकते हो आप, लेकिन ये याद रखना कि हिंद महासागर क्षेत्र पर निम्न वायुदाब रहता है। स्थलीय उच्च वायुदाब से महासागरीय निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती हैं। स्थलीय निम्न वायुदाब की ओर मतलब, ठीक है, स्थलीय उत्पत्ति के कारण ये पवनें शुष्क होती हैं, किंतु उत्तर पश्चिम से आने वाले भूमध्य सागरीय चक्रवातों के साथ मिलकर ये पवनें कहीं कहीं थोड़ी वर्षा करती हैं। इसे स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं। तो जो राजस्थान में मावट होती है सर्दियों के टाइम पर, वो किसके कारण होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों के साथ। किसके कारण? भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण। ठीक है, मावट रबी की फसल मुख्यतः गेहूं और चना, क्योंकि अभी जो सीजन आ रहा है आप सभी पता है, जो गेहूं चना उग रहे होंगे आपके खेतों में या कहीं भी अड़ोस पड़ोस देखा होगा, तो उसके लिए बहुत लाभदायक होती है मावट। मावट सर्दियों में ही आती है, ये याद रख लेना। मावट के बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं एक बार, जो पुरानी क्लासेस डाली थी उनमें। ओके, हमने बैच के अंदर, सिलेक्शन बैच के अंदर सीक्वेंस से सारी चीजें डाली थी। और ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक आती है। कब आती है आप देख लेना इसको। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक। तो तापमान होता है उसमें, देखो इसका ये महीना याद रखना, मार्च से मध्य जून तक ये होती है। कौन सी? ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी, समर सीजन। और मैंने जो बताया था क्या आपको, विंटर सीजन बताया था, वो दिसंबर से फरवरी तक बताया था। तो मार्च से मध्य जून तक ही हो गया। तापमान इसमें धीरे धीरे बढ़ने लगता है क्योंकि सूर्य की स्थिति उत्तरायण होने लगती है। जून माह में तापमान उच्चतम हो जाता है, यानी सबसे ज्यादा हो जाता है। राज्य का औसत यानी एवरेज टेम्परेचर की बात करें 38 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है, किंतु सर्वाधिक तापमान जो ज्यादा पहुंचता है वो 40 से 45 डिग्री बहुत सारी जगहों पर पहुंच जाता है। आपने फील किया होगा अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो। अधिकतर बच्चे राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान में रहते हैं। हमारे चैनल पर, हमारे बैचों के अंदर जुड़े हैं वो 90% से अधिक लोग राजस्थान से ही है। ठीक है, और वायु दाब, पवने व वर्षा। क्या क्या पॉइंट कह रहा है? वायु दाब, पवने और वर्षा। भीषण गर्मी के कारण राजस्थान पश्चिमी भाग में निम्न वायु दाब विकसित हो जाती है। उसमें तो क्या होगा, बारिशों में तो मावठ पड़ेगी और इसमें लू चलेगी। गर्मी के कारण तेज हवा चलेंगी, गरम गरम, और लू चलती है, आंधियां। इस ऋतु में तेज गर्म हवाएं व आंधियों का चलना पश्चिमी राजस्थान की जलवायु की विशेषता है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं पश्चिमी राजस्थान की। इस ऋतु में चलने वाली आंधियों से कहीं कहीं पूर्व मानसूनी वर्षा हो जाती है। ओके, पूर्व मानसूनी वर्षा हो जाती है। वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक की बात कर लेते हैं। इसके अंदर कौन सा आ जाएगा? मध्य जून से मध्य सितंबर तक, इसकी ये महीना याद रखना, वर्षा ऋतु। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो तापमान है, टेम्परेचर, इस ऋतु में वर्षा के कारण ग्रीष्मकालीन तापमान थोड़ा कम हो जाता है। वर्षा प्रारंभ होने के बाद राजस्थान के विभिन्न भागों में सामान्यतः तापमान 18 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इसमें ना सर्दी से तो ज्यादा, सर्दी वाली सीजन से तो ज्यादा टेम्परेचर रहता है, गर्मी से थोड़ा कम रहता है, बीच का सा रहता है बारिश के टाइम पर। ओके, इसमें वायुदाब में पवने, भीषण गर्मी के कारण पश्चिमी राजस्थान में वायुदाब कम हो जाता है। इसके विपरीत हिंद महासागरीय क्षेत्र में वायुदाब अधिक रहता है, अतः महासागरीय उच्च दाब से स्थलीय निम्न दाब की ओर मानसूनी पवनें चलने लगती हैं। यानी कि महासागर की जो मानसूनी पवनें वो राजस्थान की ओर आने लगती हैं, क्योंकि निम्न वायुदाब की ओर चलती है, निम्न वायुदाब हो जाता है। ठीक है, इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं, बंगाल की खाड़ी का मानसून और अरब सागरीय मानसून। यानी राजस्थान के अंतर्गत दो मानसून से वर्षा होती है, एक तो बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागरीय मानसून। जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से 90% वर्षा होती है राजस्थान के अंदर।
ठीक है, कितनी 90, और इससे 10% बारिश होती है अरब सागर से। अब वर्षा की बात करते हैं कि सामान्यतः जून के अंतिम सप्ताह तक मानसून राजस्थान में पहुंच जाता है। आप सभी को पता है कि जून के एंडिंग में राजस्थान में बारिश स्टार्ट हो जाती है। बंगाल की खाड़ी में अरब सागरीय मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है। राजस्थान की कुल वर्षा का 95% भाग इन्हीं पवनों से प्राप्त होता है। अरब सागरीय मानसून के मार्ग में अवरोध नहीं होने के कारण ये अधिक वर्षा किए बिना राज्य से गुजर जाता है। क्योंकि अगर जहां देखो हमारी अरावली पर्वतमाला ऐसे ऐसे, ठीक है, और माना कि यहाँ से आपका मानसून प्रवेश हो रहा है राजस्थान में ऐसे ऐसे, तो अगर ये क्या बोलते हैं आपकी अरावली पर्वतमाला है ना, ऐसे होती बाई चांस, आप सपोज करो अगर ऐसे होती, इसकी जो डायरेक्शन है ना, ये पश्चिमी दक्षिण से उत्तरी और पूर्वी की तरफ डायरेक्शन है किसकी, आपकी हिमालय पर्वत, इसकी अरावली पर्वतमाला की, सॉरी मैं हिमालय बोला तो उसके लिए सॉरी, अरावली पर्वतमाला गुजर रही है राजस्थान से। अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे होती तो जो मानसून आ रहा है अरब सागर वाला, तो इससे टकराता, और टकराता ना तो ये राजस्थान में, पता है ये रेगिस्तान नहीं होता इधर, इधर पता है बाढ़ें आती, बाढ़ आप पश्चिमी राजस्थान की तरफ, ये जो मानसून आप देखते हो ना डेजर्ट, इधर बाढ़ आ रही होती है आज के टाइम पे, कभी भी वर्षा हो जाती है यहाँ पे। लेकिन ये क्या है, इसके सिमिलर है, यानी कि समानांतर है इसके मानसून के, तो जो बारिश आती है ना इसके बराबर में चली जाती है, आगे बढ़ती बढ़ती। अवरोध यानी कि बैरियर तो चाहिए ना रोकने के लिए, लेकिन बैरियर है नहीं, इसलिए मानसून निकल जाता है और पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होती है। लेकिन जो ये बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है वो ईस्ट साइड से आता है थोड़ा सा, इसलिए वो यहाँ पर राजस्थान में जो पूर्वी और दक्षिणी वाले एरिया यहाँ पर काफी बारिश होती है, ये रीजन है इसका, ठीक है। तो बंगाल की ये ठीक है, अरब मानसून ये मार्ग नहीं, अवरोध नहीं होने के कारण ये राज्य से गुजर जाते हैं मानसून, लेकिन बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा सारे देश भर में वर्षा करती हुई यहाँ तक पहुंचते पहुंचते काफी शुष्क हो जाती है, यानी कि पूरे देश में जो बंगाल की खाड़ी है वो वर्षा करती करती यहाँ तक आती है राजस्थान में तो कमजोर पड़ जाती है, लेकिन फिर भी पूर्वी राजस्थान में और दक्षिणी राजस्थान में तो वर्षा कर जाती है। इन कारणों से राज्य का पश्चिमी भाग वर्षा से वंचित रह जाता है, किंतु अरावली के दक्षिणी और पूर्वी भाग में, यानी कि पूर्वी भाग वाला ये जयपुर से लेके करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, ये आपका हड़ौती वाला पूरा एरिया का, कोटा, बारा और ये झालावाड़ और बूंदी, और दक्षिणी राजस्थान की बात करते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, झालावाड़, इन सभी जगहों पे, राजसमंद, इन सभी जगहों पे वर्षा होती है। औसत 100 सेंटीमीटर से अधिक रहता है यहाँ पर वर्षा, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में 25 सेंटीमीटर, दक्षिण देखो इनके याद रख लेना, जो मैंने पॉइंट ऊपर बताए थे ना वही पॉइंट है ये, कि पश्चिमी राजस्थान में 25 सेंटीमीटर वर्षा, दक्षिणी पूर्वी भाग में 75 से 100 सेंटीमीटर, शेष उत्तरी पूर्वी राजस्थान में 50 से 70 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, इसको याद रखना, ये औसत है, बाकी मैंने पॉइंट तो ऊपर बता ही दिए थे। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू, सिरोही। देखो इसके बाद मैं एक मैराथन लेके आने वाला हूँ राजस्थान की, इसके बाद एक क्लास आएगी, उसके बाद एक राजस्थान की मैराथन होगी, उसमें वन लाइनर 300 से 400, 200 से 300 क्वेश्चन होंगे इजीली, 300 तो मान लो वन लाइनर, मैंने काउंट नहीं किए बट इतने होंगे, तो वो भी जरूर देखना और अच्छा प्यार बरसाना उस क्लास पे, और अगर प्यार रहा तो हम बहुत सारी सब्जेक्ट की मैराथन लगा देंगे। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू यानी सिरोही एवं न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है, फलोदी है। इस पॉइंट को याद रखने ना, घोट के पी जाना कि सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है, माउंट आबू है, सिरोही स्थान की बोल रहा है, एवं न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान फलोदी है, फलोदी, और सर्वाधिक माउंट आबू सिरोही में। राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ है। अब इनमें अंतर क्या है, आप सोचोगे सर एक ही तो बात है, नहीं एक ही बात नहीं है, ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान पूछा है यहाँ पे, ना कि जिला। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान हो गया माउंट आबू जो सिरोही में, लेकिन जिला पूछे, डिस्ट्रिक्ट पूछे तो झालावाड़ है। और सर्वाधिक न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला ये हो गया फलोदी, न्यूनतम वाला, कम से कम, तो फलोदी हो गया स्थान तो, लेकिन आपसे जिला पूछा तो जैसलमेर हो गया। ये चीज आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है घुमा देता है। लोग सोचते हैं कि सर हमने तो बढ़िया किया था कि स्थान पूछा था, लेकिन हम आप जिला करके आगे माना कि फलोदी, या आप झालावाड़ करके आगे ज्यादा में, सर्वाधिक में, तो गलत हो जाएगा। फिर से देख लो एक बार पॉइंट को, क्या राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है, सर्वाधिक ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता वाला जिला है, वो स्थान है, सॉरी स्थान, तो माउंट आबू हो जाएगा, और जिला की बात करें तो झालावाड़ हो जाएगा, और न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान फलोदी हो जाएगा, और जिला की बात करें तो जैसलमेर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम व पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम तथा वर्षा की अनिश्चितता बढ़ जाती है। मैंने अभी बताया था कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ जाते हैं, और उत्तर पश्चिम व पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है।
ये तो आप सभी ने फील भी किया होगा कि पश्चिमी राजस्थान की तरफ, उत्तर की तरफ रहते हैं, उनकी उधर वर्षा कम होती है कंपेयर टू दक्षिण और पूर्वी वाले एरिया के कंपेयर में। ओके, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम कि राजस्थान में 1 जून से 30 सितंबर 2023 तक की समय अवधि में वास्तविक वर्षा 499.60 मिलीमीटर दर्ज की गई, जो कि सामान्य वर्षा की तुलना में इतनी अधिक थी 14.69%। 23 तक का आंकड़ा है, तो 499.60 मिलीमीटर दर्ज की गई थी और इतनी 14.69% अधिक रही थी, इसको याद रख लेना। और 2023 में असामान्य सामान्य से अधिक या सामान्य वर्षा हुई थी। ठीक है, राजस्थान में सितंबर माह में सूर्य की दक्षिणायन होने के साथ ही वायुमंडलीय दिशाओं में परिवर्तन हो जाता है, उत्तर पश्चिम में बना न्यून दाब क्षेत्र कमजोर हो जाता है, इसको छोड़ो। ठीक है, और हाँ, एक चीज याद रख लेना कि मानसूनी हवाएं परिवर्तित होकर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने लगती हैं। इस काल को लौटते हुए मानसून का काल या मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहते हैं। कब? सितंबर में। इतना याद रखना है आपको कि सितंबर जो माह है उसमें मानसून का लौटता हुआ काल है, जिसको मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहते हैं। ठीक है, ये इतना याद रखना। राजस्थान में जुलाई माह में निम्न वायुदाब रेखाएं पाई जाती हैं। जुलाई माह में निम्न वायुदाब रेखाएं, लो लो ठीक है, लो प्रेशर वाली रेखाएं। ठीक है, तो अब इसकी बात कर लेते हैं। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, इनको याद रखना। क्वेश्चन कैसे आता है कि राजस्थान में जुलाई माह में 997 मिलीबार रेखा कौन से जिलों से होकर गुजरती है? क्वेश्चन ऐसे आता है भाई, कैसे कि राजस्थान में जुलाई माह में 997 मिलीबार रेखा कौन से जिलों से होकर गुजरती है? तो बीकानेर, फलौदी, इनको याद रखना, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर। क्वेश्चन छप जाता है ऐसा ही। देखो, राजस्थान की बहुत सारी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है। 998 मिलीबार रेखा राजस्थान के किन किन जिलों से होकर गुजरती है? तो बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू। याद तो करनी पड़ेगी चीज, आप 1 से 2 बार वीडियो देख लो, उसके बाद पीडीएफ पढ़ लो, काफी इतना ही। 999 मिलीबार, एक तो ये ज्यादा आता है, एक ये ज्यादा आता है। 999 मिलीबार। जालौर, पाली, अजमेर, टोंक, ब्यावर एवं सवाईमाधोपुर। 1000 वाला भी पूछा जाता है, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़। ये तो पूरा ही याद कर लेना, आप छाप लेना माइंड में। बस आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको सिलेक्शन लेना है, कैसे भी करके क्वेश्चन सही होना चाहिए। आपको तो ये याद रखना है 997 मिलीबार रेखा अगर आ जाए, वायुदाब रेखा कुछ भी आ जाए, तो आपको याद रखना है बीकानेर, फलौदी व जैसलमेर। और 998 आ जाए, आपको याद रखना है बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर और डीडवाना, कुचामन और चूरू। 999 आ जाए तो जालौर, पाली, अजमेर, टोंक, ब्यावर, ये पूरी लाइन आएगी आपको। और 1000 आ जाए तो उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। ओके, अब जो राजस्थान तो तीन उसमें बांटा गया था, किसमें? ऋतुओं के अनुसार 3 ऋतुओं में। ठीक है, जलवायु राजस्थान की ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। लेकिन भारत सरकार के मौसम विभाग द्वारा मानसून काल को आधार बनाकर वर्ष को निम्न ऋतु में बांटा गया। तो चौथी कौन सी हो जाएगी? 3 तो वो और चौथी हो जाएगी शरद ऋतु, यानी मध्य सितंबर से दिसंबर तक। तापमान इसमें क्या होता है? वर्षा के बाद इस ऋतु के प्रारंभ में आकाश स्वच्छ होने के कारण तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ठीक है, इतना ही याद रखना है, इसमें और कुछ याद नहीं रखना, इसकी ये महीना याद रख लेना। ओके, और इसी कारण इस ऋतु में यहाँ वर्षा भी नहीं होती। किस कारण? इस ऋतु में कोई स्पष्ट वायुदाब क्रम नहीं बनता, पवनें भी शांत रहती हैं, तो इस टाइम पे कोई वर्षा ज्यादा नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं जहां से जो इंपोर्टेंट फैक्ट थे मैंने वो तो बता दिए, लेकिन उनसे ज्यादा इंपोर्टेंट, वो तो इंपोर्टेंट है ही है, लेकिन जो फैक्ट मैंने इंपोर्टेंट बताया उसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कहां से? यहाँ से, कि कॉपिन के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। कॉपिन एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार डॉक्टर व्लादिमीर कोपिन, इसने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया। ऐसे बहुत सारे आएंगे। ठीक है, ट्रेबार्थ आएगा, कॉपिन आएगा और आपका थॉर्नवेट आएगा। ठीक है, ये तीनों ने अलग अलग टाइप से बताया था। तो डॉक्टर व्लादिमीर कोपिन, कोपिन याद रख लेना आप। तो कोपिन ने राजस्थान को 4 जलवायु, क्वेश्चन आता है कि कोपिन के अनुसार राजस्थान की जलवायु को कितने प्रदेशों में बांटा गया? तो 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कितनी जलवायु प्रदेशों में? 4 में। इतना याद रखना है आपको। ओके, तो 4 कौन कौन से? और इन्होंने जलवायु वर्गीकरण का जो बेस माना, आधार माना, वो वनस्पति माना। ये भी भाई क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको तो हम भूल ही गए थे। क्या 4 जलवायु प्रदेश में बांटा है? किसके अनुसार? कोपिन के अनुसार। नॉर्मली तो राजस्थान को तापमान में वर्षा के आधार पर, यानी टेम्परेचर और रेन के आधार पर 5 भागों में बांटा, 5 मुख्य जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जो मैंने बताए थे आपको। शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, उपाद्र,
और आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र, ठीक है। लेकिन कोपेन के अनुसार 4 जलवायु प्रदेशों में, उसमें तो जो नॉर्मली बांटा है वो टेम्परेचर और वर्षा के आधार पर, लेकिन इसने वनस्पति के आधार पर बांटा। तो वो कौन कौन से हैं? एडब्ल्यू को शॉर्ट में, ठीक है, इन्होंने एडब्ल्यू नाम दिया, लेकिन उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश बोलते हैं इसको, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश। पूछ लेता है एडब्ल्यू के नाम से किस जलवायु प्रदेश को जाना जाता है, तो आपको याद रखना है उष्ण कटिबंधीय आंध्र प्रदेश। तो इसके अंतर्गत जिले पूछ लेता है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़, सलूम्बर, बारा तथा दक्षिण उदयपुर व दक्षिणी चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र शामिल है। इनको याद रखना, मेनली तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़, सलूम्बर, बारा, ये याद रखना है। दूसरा आ जाएगा कौन सा? BSHW, इसको याद रखना, अर्ध शुष्क प्रदेश। पूछ लेता है कि BSHW क्षेत्र में यानी जलवायु में कौन कौन से जिले आते हैं, तो पश्चिमी क्षेत्र आ जाएगा। कौन सा पश्चिमी क्षेत्र? लूनी बेसिन वाला, नागौर उच्च भूमि, शेखावाटी, घग्गर वाला, ठीक है। इनके अनुसार ये जिले कौन कौन से हैं, इसमें सबसे ज्यादा जिले हैं, देखो, सीकर, झुंझुनू, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, ब्यावर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा। ये BSHW, ठीक है। AW हो गया आपका ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ वाला दक्षिणी वाला एरिया, ठीक है। BSHW हो गया, जिसको अर्ध शुष्क प्रदेश, ये नाम भी याद रखना, इसके उष्ण कटिबंधीय आंध्र प्रदेश भी याद रखना, अर्ध शुष्क प्रदेश भी याद रखना। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे टॉपिक्स से। और वो क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे आप सभी को पता है, हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है, राजस्थान की स्टार्ट आज से कर दी है। इससे पहले हम 6 टेस्ट इंडिया जीके डाल चुके थे, अब 7वां टेस्ट जो आएगा, 7वां टेस्ट हमने अपलोड कर दिया राजस्थान का, 8वां टेस्ट भी अब लगातार राजस्थान के ही आएंगे जितने भी आएंगे। तो उसमें क्वेश्चंस हर तरीके के दे रखे हैं। इसमें जो वनस्पति और जलवायु पाई जाती है वो स्टेपी प्रकार की पाई जाती है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। BWSW, देखो थ्योरी आप बार बार पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चंस करना जरूरी है जब वो चीजें समझ में आती हैं। उष्ण शुष्क प्रदेश BWSW, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, फलौदी जिलों का एरिया BWSW, ठीक है। कौन सा? BWSW, ठीक है। इस तरीके से बांटा है, देखो, एक तरफ तो हो गया अपना, एक बार और पढ़ लेते हैं। CWG को मानसूनी वर्षा क्षेत्र है, जिसमें अरावली, राजस्थान का अरावली से पूर्व का भाग शामिल है। अलवर, तिजारा, खैरतल, उदयपुर, चित्तौड़, बारा, कोटपुतली, भैरव, डीग, भरतपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, बूंदी, दौसा, इसमें बहुत सारे जिले आ जाएंगे CWG में। ओके, तो किस तरीके से बांटा है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। कि जैसे BWSW, ये हो गया BWSW, ये तो जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, हनुमानगढ़, ऐसे बांटा है इसको, ऐसे राजस्थान के मैप के अंदर, ठीक। अब बात कर लेते हैं, BWSW हो गया। BSHW, अब BSHW इसके बाद वाला एरिया है, जिसको BWSW को तो क्या बोलेंगे हम, हमने बोल दिया था BWSW को उष्ण शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश इसको बोलते हैं। तो ये एरिया आपका कौन सा बताया था मैंने, BSHW वाला अर्ध शुष्क प्रदेश, इसके अंदर शेखावाटी, नागौर, उच्च भूमि, इसके अंदर सीकर, झुंझुनू, ये इधर वाले जिले पूरे आ जाएंगे। डीडवाना, कुचामन, नागौर, ये वाला है ना, ये एरिया आ जाएगा। इस तरीके से बांटा है। और फिर बात कर लेते हैं हम किसका, CWG, पहले उसके बात करते हैं AW की, किसकी? AW की। तो AW वाला एरिया वो ए हो जाएगा, दक्षिणी वाला। तो इसमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे AW में, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, इसके अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है, झालावाड़, और आपका बारा भी हो जाएगा। इस तरीके से इतना एरिया आ जाता है, ठीक है, इतना एरिया आ गया। अब बात कर लेते हैं अपन कौन सा वाला एरिया, CWG, इसके अंदर ये बचा कुचा एरिया है ना, पूरा आ जाएगा यहाँ से लेके, कौन सा मैंने बताया, अलवर, तिजारा, खैरतर, करौली, धौलपुर, ये सवाई माधोपुर, कोटपुतली, भैरव, इधर वाला राजसमंद भी आ जाएगा, ठीक है। सवाई माधोपुर हो गया, अजमेर भी हो गया, इधर का टोंक भी हो गया, ब्यावर, भीलवाड़ा, ये सभी आ जाएंगे इसमें। इस तरीके से ये समझने की ट्रिक बताई थी मैंने मैप के जरिए। बाकी आपको इतनी थ्योरी या इसका नाम देखना है कि BWSW को क्या बोलेंगे, उष्ण शुष्क प्रदेश, और आपको याद रखना है कि CWG को, सॉरी CWG नहीं, AW को क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय आंध्र प्रदेश, और BSHW को अर्ध शुष्क, और हाँ CWG को मानसूनी वर्षा क्षेत्र बोलेंगे। ओके, अब ये तो हमने पढ़ा था कोपेन के अनुसार, अब पढ़ते हैं किसके अनुसार, ट्रेबार्था के अनुसार। इसने भी कितने प्रदेशों में बांटा आप सभी को पता होना चाहिए, 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा। इसने भी AW बांटा था, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल करे गए थे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, पूर्वी उदयपुर और सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, ठीक है। लगभग उनके इसके सेम है, लेकिन एक दो जिले अलग हैं।
एक BSW, उसने तो किया था BSHW और इसने किया BSW, उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधीय, इसने दोनों एक ही में शामिल कर लिए, लेकिन उसने कोपेन ने तो अलग अलग बांटा था, BHW, BWHW और BSHW, लेकिन इसने एक ही में BSH में समेट दिया सब कुछ ये जिले। ठीक है, BSH में आप देख लेना इतने जिले शामिल करे गए हैं। ओके, इसके नाम याद रखना, उसकी डिटेल याद रखना, कोपेन वाले की तो पूरी डिटेल याद रखना, इसके नाम याद रखना कि BSH को क्या बोला है, और इसके थोड़ा थोड़ा जिले भी देख जाना। और BWH का उष्ण उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर। ठीक है, CAW भी रखा है इसने, अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसके भी डिस्ट्रिक्ट याद रख सकते हो चाहो तो। बाकी कोपेन और थॉर्नवेट ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। ट्रावार्था भी पूछ लेता है कभी कभी, ऐसी बात नहीं है, क्या पता हमारा भाग्य खराब हो इस बार ही पूछ ले। और थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु को इसने भी बांटे तो इन्होंने चार चार में, इसने तापमान और बाष्पीकरण के आधार पर बांटा, और उसने बांटा था किसके आधार पर, स्टार्टिंग में वनस्पति के आधार पर, कोपिन ने। इसने CAW को क्या बोलेंगे हम, इसको याद रखना, उपाद्र जलवायु। और DAW, ठीक है, इसके अंदर DAW के अंदर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान कम वर्षा वाला अर्ध मरुस्थलीय में सीमांत क्षेत्र, अलवर, तिजारा, छड़तल, भरतपुर, डी करौली, ये DAW के अंतर्गत आ जाएगा। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटकुल्ली, भैरोड और सवाई माधोपुर, ये सारे जिले। और CAW उपाद्र जलवायु के अंतर्गत हाड़ौती, बागड़, आबू वाला, ठीक क्षेत्र आ जाएगा। हाड़ौती में कौन कौन से, कोटा और झालावाड़, बूंदी और बारा। ठीक है, बागड़ वाला दक्षिणी वाला CAW के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, और थॉर्नवेट के अनुसार DAW राज्य का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। थॉर्नवेट के अनुसार है DAW राज्य का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। ओके, DVW अर्ध मरुस्थलीय शीत ऋतु में कुछ वर्षा वाले उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र, ये DVW में आ जाएंगे। ठीक है, EAD में शुष्क मरुस्थलीय पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र। मैं समझता हूँ ये बोरिंग टॉपिक है थोड़े से, लेकिन आपको इनके नाम तो याद रखनी है कि EAD में शुष्क मरुस्थलीय पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र। अभी तो बहुत ज्यादा मैटर बहुत ज्यादा लेकर आया हूँ आपके लिए, जैसे कि आपके जलवायु वाला तो टॉपिक कवर हो गया, इतना ही पढ़ना था जलवायु में, राजस्थान की क्लाइमेट में। क्योंकि ये ऐसी चीजें आपको रटनी पड़ेंगी। ऐसे EAD आ गया कि EAD राजस्थान का एक जलवायु प्रदेश है, तो वो किसने बांटा, किसके अनुसार है, थॉर्नवेट के अनुसार क्वेश्चन आ गया। उपाद्र जलवायु CAW मैंने बताया, DAW इसका ही है थॉर्नवेट का, तो CAW क्या बोलेंगे, उपाद्र जलवायु। ठीक है, और EAD में शुष्क मरुस्थलीय पश्चिमी राजस्थान वाला एरिया आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, अब राजस्थान की नदियों के बारे में बात करते हैं सीधा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या, हम नदियां पढ़ लेते हैं कि नदियां किस तरीके से, कौन सी नदी बड़ी है, कौन से एरिया से कौन सी नदी गुजरती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कभी कभी बीच में थोड़ा हैंग हो जाता है, फोन हैंग नहीं होता है, जो एप्लीकेशन से जिससे मैं शूट करता हूँ वो हैंग हो जाता है, इसलिए ऊपर पहुंच जाती है चीजें। राजस्थान की नदियां, रिवर्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये बात कर लेते हैं हम राजस्थान की नदियों के बारे में। ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, इसलिए हम कराना जरूरी समझते हैं इसको। हमने जलवायु नहीं पढ़ी थी, और राजस्थान की नदियां और झील ये नहीं पढ़ी थी, और बाकी इंडिया की तो हमने बहुत कुछ पढ़ा था। तो राजस्थान में देश, ये पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं कि राजस्थान में देश के विद्यमान जल संसाधन का मात्र 1.16% भाग पाया जाता है। राजस्थान में देश के, जो राजस्थान के अंदर है वो देश का अगर 100% जल है, पानी है, तो वो 1.16% अकेले राजस्थान में, बहुत कम है। ठीक है, राज्य की नदियों को 15 प्रमुख जल ग्रहण क्षेत्रों एवं 58 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। राज्य की जो नदी है उनको 15 प्रमुख जल ग्रहण क्षेत्रों में और 58 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। इस पॉइंट को याद रख लेना और इसको याद रख लेना। ठीक है, राज्य के बीकानेर, चूरू, फलौदी, जोधपुर एवं डीग जिले में कोई नाम वाली नदी नहीं बहती है। ठीक है, इनमें से 1-2 जिले में बहती हैं, लेकिन इनमें मेनली अगर याद रखा जाए तो डीग और बीकानेर और चूरू तो यहाँ पे याद रखना है, और फलौदी, जोधपुर भी याद रख लेना कि इसमें कोई नाम वाली नदी नहीं बहती है। अरावली पर्वतमाला महान भारतीय जल विभाजक रेखा का हिस्सा है। इसके पूर्व की नदियां बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी भाग की नदियां अरब सागर अब्बा प्रणाली का हिस्सा है। जैसे माना कि आप देख लो कि ये आपका अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, ये अरावली पर्वतमाला हो गया, यहाँ पर लिखा है कि इसके पूर्व की नदियां, जैसे इधर की नदियां ये बंगाल की खाड़ी अब्बा प्रणाली का हिस्सा है, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और इधर की नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, पश्चिमी वाली, ये कह रहा है ये पॉइंट। इसलिए अरावली पर्वतमाला को महान
भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारी एग्जाम में, सेंटर लेवल तक की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चंबल के अलावा राजस्थान की सभी नदियां मौसमी है, यानी कि एक राजस्थान की सभी नदियां मौसमी है, यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग बहती हैं, लेकिन चंबल 12मासी बहती है। ठीक है, राजस्थान की सभी नदियां मौसमी है, यानी मौसम के अकॉर्डिंग, यानी सीजन वाइज बहती है, बारिश होती है तभी, वरना चंबल तो हमेशा बहती रहती है। पश्चिमी राजस्थान में लूणी नदी का अगवा क्षेत्र सबसे बड़ा है। अगर पूछ ले क्वेश्चन की राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में लूणी नदी का सॉरी पश्चिमी राजस्थान में लूणी नदी का अगवा क्षेत्र सबसे बड़ा है। ठीक है, बालोतरा शहर का धरातल स्तर उसके पास की लूणी नदी के पेटे के स्तर के नीचे भी है, स्तर से भी नीचे है। यानी कि जो बालोतरा शहर है, और जैसे लूणी नदी माना कि यहाँ बह रही है, लेकिन इसका स्तर ये है, तो इसका जो बालोतरा शहर है ये थोड़ा नीचे, ये कह रहा है। बाढ़ का खतरा इसलिए यहाँ पर बालोतरा में रहता है। राजस्थान में अफवाह प्रणाली के 3 रूप हैं। ये सारे पॉइंट इंपोर्टेंट चल रहे हैं अभी। 3 रूप अफवाह प्रणाली के 3 रूप है। आंतरिक अफवाह प्रणाली जो कि अंदर ही अंदर नदियां बहती हैं, वो 60% बहती हैं। अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां वो 16%, और बंगाल की खाड़ी में 24% नदियां गिरती हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने ये चीजें देख ली। अब पढ़ लेते हैं आंतरिक अफवाह प्रणाली। कुछ नदियां पढ़ेंगे हम अंदर वाली, जो राजस्थान के अंदर ही अंदर बहती हैं, उनकी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होगा ना, लाइक उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी, वो हम आपको बता देंगे, और जो नहीं होगी उसको हम स्किप कर जाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट होगी उस पर हम थोड़ा फोकस करेंगे, और आपको वो याद रखनी है हर नदी के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट नदी, घग्गर नदी के बारे में। आपको भाई छोड़ के नहीं जानी क्लास, एक एक पॉइंट पढ़ना है। अगर आप सचमुच में सीरियस है अपनी तैयारी को लेकर, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। जो मैं आज की वीडियो लाया हूँ ना, इस थ्योरी से मैं समझ सकता हूँ कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर नदी और झील और आपका जलवायु से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से मिल जाएगा। इसके उपनाम यानी अदर नेम पढ़ लेते हैं घग्गर नदी के। इसको सरस्वती नदी भी बोलते हैं, मृत नदी भी बोलते हैं। इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी? 465 किलोमीटर, और राजस्थान में इसकी 100 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, मतलब ऐसी नदी आंतरिक अफवाह वाली किसको बोलेंगे? चाहे एंटर कहीं से भी हुई हो, चाहे राजस्थान से बनी हो, लेकिन वो राजस्थान में खत्म हो जाती हो, बाहर से भी आ रही है तो वो राजस्थान में एंड हो जाए उसका। ठीक है, एंड तो ये इसका पहले पाकिस्तान तक जाता था, लेकिन आजकल ये राजस्थान में ही एंड हो जाता है इसका, घग्गर का। तो उसको अब आंतरिक अफवाह वाली बोलते हैं। इसका उद्गम यानी कि कहाँ से निकलती है? शिवालिक श्रेणी हिमाचल प्रदेश से, इंपोर्टेंट है। विलीन कहाँ में होती है? हनुमानगढ़ में विलीन। बाढ़ के समय पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाता है। वरना जैसे हनुमानगढ़ तक ही है इसका भाव क्षेत्र, इसलिए इसको आंतरिक अफवाह प्रणाली बोलते हैं। लेकिन कभी कभी बाढ़ आ जाती है, पानी ज्यादा आ जाता है, तो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाता है। ये हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी तहसील में प्रवेश करती है। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में कहाँ से, राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? टिब्बी तहसील में। ये भी याद रखना है। नाली, घग्गर नदी के पार्ट को नाली कहा जाता है, और शायद इसको पाकिस्तान में हकरा बोलते हैं, जहां तक मुझे याद है। बाकी इतना तो याद रखना है कि नाली कहाँ पर, घग्गर नदी के पार्ट को नाली कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए मैंने। इसकी राजस्थान में लंबाई 100 किलोमीटर, और टोटल इसकी 465, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से आती है। ओके, ये चीजें हो गई। कांतली नदी 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल। ये निकलती कहाँ से? खंडेला सीकर से। प्रवाह क्षेत्र सीकर और झुंझुनू 2 जिलों में ही बहती है। विलीन कहाँ होती है? चूरू सीमा पर, मंडरेला झुंझुनू में। लेकिन आपको याद कर क्या रखना है? उद्गम खंडेला सीकर से, और प्रवाह क्षेत्र 2 जिले हैं, सीकर और झुंझुनू। और तोराबाटी बेसिन ही बनाती है कातली नदी का वह क्षेत्र। क्या क्या कहता है? तोराबाटी बेसिन कहता है। इंपोर्टेंट फैक्ट, इसके किनारे सीकर जिले में गणेश्वर सभ्यता और लोह योगीन पुरातन सोनारी स्थित है, जो सभ्यता पहले चलती थी। ठीक है, वो हो गई कांतली नदी। और ऐसी सेम नदी नाम है क्या? काकनी नदी, जो कि जैसलमेर में कोटड़ी गांव में, विलीन भुज झील जैसलमेर में। उपनाम इसका क्या है? मसूरदी और काकने। इनको याद रखना, मसूरदी काकने। ये काकनी नदी है, कांतली नहीं। कांतली ये तो हो गया सीकर और झुंझुनू वाली, जो खंडेला सीकर से निकलती है। लेकिन ये काकनी जैसलमेर में कोटड़ी गांव से निकलती है। अब पढ़ लेते हैं हम साबी नदी। शाबी नदी की बात कर लेते हैं। 185 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सेबर की पहाड़ियां जयपुर, ये बार बार पूछी जाती है। शाबी नदी की, शाबी नदी उद्गम कहाँ से होता है? तो सेबर की पहाड़ियां। प्रवाह क्षेत्र जयपुर, कोटपुतली, भैरव और खेड़तल, तेजारा। ठीक है, बिलीन पटौदी हरियाणा तक जाती है। ठीक है, और लेकिन ये राजस्थान से निकलती है। और मुगल काल में यह नदी अलवर जिले में बाढ़ के लिए कुख्यात थी। मेंथा नदी उद्गम मनोहरपुर जयपुर में, और विलय नागौर में, सामर झील में। प्रसिद्ध जैन तीर्थ लूणना नागौर मेंथा नदी के किनारे ही स्थित है। ये पॉइंट याद रखना कि
जो प्रसिद्ध जैन तीर्थ है लूण, कौन सा, लूणबा, नागौर मेंथा नदी के किनारे स्थित है, नागौर में। रूपनगढ़ अजमेर में सलेमाबाद से निकलकर सांभर झील में विलय होती है। अजमेर में सलेमाबाद से निकलती है और सांभर झील में ही गिर जाती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो सांभर झील में गिर जाती है? तो रूपनगढ़ है, इसको याद रखना। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर इसी नदी के किनारे स्थित है। ये सारे फैक्ट मेरे हिसाब से इंपोर्टेंट ही चल रहे हैं। रूपा रेल, इसके उपनाम क्या है? बराह या लसबाड़ी। अलवर में उदयनाथ पहाड़ी से निकलकर कुशलपुर भरतपुर के निकट लुप्त हो जाती है कौन सी? रूपा रेल। और भरतपुर में रूपा रेल नदी में सीकरी बांध का निर्माण किया गया है। तो पूछ ले कि सीकरी बांध का, भरतपुर के अंदर सीकरी बांध का निर्माण कौन सी नदी पे किया गया है? तो रूपा रेल नदी पर। सीकरी बांध से मोती झील भरतपुर को जलापूर्ति होती है। जो सीकरी बांध है उससे मोती झील में पानी ले जाया जाता है, जिससे जलापूर्ति होती है पानी नदी की। ठीक है। कुमकुंद नदी भरतपुर जिले में प्रवाहित इस नदी पर, भरतपुर जिले में प्रवाहित इस नदी पर भरतपुर में बारेठा बांध बनाया गया है। पूछ लेता है बारेठा बांध कहाँ पर है? तो भरतपुर के अंदर है। इसके समीपवर्ती इलाकों में बंद बारेठा अभ्यारण्य भी बनाया गया है। ये हो गई आंतरिक अफवाह प्रणाली वाली नदी, जो कि 60% अफवाह प्रणाली का इसके अंदर पार्ट है, 60%। अब पढ़ लेते हैं जो मैंने 16% अरब सागरीय वाला बताया था, इसके अंदर काफी नदियां, वो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और बाकी जो इंपोर्टेंट फैक्ट है उस पर आप ध्यान देना। लूणी नदी, लूणी नदी अरब सागर में गिरती है। सबसे पहले तो याद रखना है इसको लवणवती, मरु और मरुआशा या सागरवती बोलते हैं। 495 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं नागपाड़ पुष्कर से निकलती है, उद्गम होता है इसका। और भाग क्षेत्र ये जिले हैं जिसकी याद रखना कि अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर। सहायक नदियां कौन सी है इसकी? जबाई, बाड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी, सरस्वती, गोइया, सुकड़ी, सोगाई, सागाई और जोजड़ी। बड़ी की मात्रा आ रही है इनमें, देख लो। जबाई, बाड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी, सरस्वती और सुकड़ी, सागाई और जेजड़ी, जोजड़ी। इनको सबको जो बड़ी की मात्रा है वो लूणी नदी की सहायक नदियां हैं। जोजड़ी की बात कर लेते हैं। लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती और लूणी में दाईं ओर से मिलती है। एकमात्र नदी है जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है, जो लूणी की सहायक है, वो कौन सी है? जोजड़ी। और बालोतरा लूणी नदी के पेटे के नीचे स्थित शहर है, जो कि मैंने अभी बताया था। यहाँ से इसका पानी खारा हो जाता है। कहाँ से होता है? इसका लूणी नदी का खारा पानी वो बालोतरा से होता है। अबवा राजस्थान में सबसे बड़ा अबवा क्षेत्र लूणी का है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। जालौर में लूणी नदी के बाढ़ के जल को रेल या नाड़ा बोला जाता है। जो आपका जालौर जिला है उसमें लूणी नदी के बाढ़ के जल को रेल या नाड़ा बोला जाता है। विलय राज्य में 330 किलोमीटर बहने के बाद एक कच्छ की खाड़ी में, ये राजस्थान में कितनी बहती है? 330 किलोमीटर। और बाकी टोटल इसकी लंबाई है 495 किलोमीटर। ओके, अभी बात कर लेते हैं इसकी जो सहायक नदी है कौन सी? जबाई की। जबाई नदी की बात कर लेते हैं। ये 96 किलोमीटर है। उद्गम गोरिया गांव, आप याद रख लेना, पाली से होता है। और भाव क्षेत्र पाली, जालौर, बाड़मेर। सहायक नदियां बाड़ी, सुगड़ी, खारी, बिले, बाड़मेर में लूणी नदी में मिल जाती है। माही नदी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना। लूणी के बाद माही नदी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो माही नदी कांठल की गंगा बोलते हैं। 576 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। कितनी? 576 किलोमीटर। उद्गम कहाँ होता है? पूछ लेता है मध्य प्रदेश का जो धार जिला है, धार जिले में मेहद झील से। मध्य प्रदेश बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, गुजरात, ये इनके भाग क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश से निकलती है बांसवाड़ा होते हुए, प्रतापगढ़ होते हुए, डूंगरपुर होते हुए ये पहुंच जाती है गुजरात में। सहायक नदियां इसकी कौन सी है? सोम, जाखम, मोरेन, चाप, अनास, हरण, दर और लाखन। राजस्थान में प्रवेश बांसवाड़ा में खोदू गांव से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? तो खोदू गांव से होता है, बांसवाड़ा की। यू आकार में बहती हुई कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी है? माही नदी। और कांठल की गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो माही को ही जाना जाता है। और पूछ लेता है कि यू आकार में बहने वाली नदी कौन सी है? क्योंकि इसका जो आकार है ना, ऐसा बन जाता है, ऐसे बहती है, उल्टा यू ऐसे, क्योंकि राजस्थान में प्रवेश ऐसा होती है, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे निकल जाए, फिर दिक्कत कर गया थोड़ा सा। ये एप्लीकेशन ऐसा ही है, अब क्या कर सकते हैं आप बताओ। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत करता है अपन, लेकिन चलते हैं क्योंकि अपन को क्लास तो करनी है। देखो मैंने इंपॉर्टेंट क्या बताया था इस क्लास के अंदर, आप सभी को बताया कि, एक सेकंड वेट, आगे हो गया। ये हम पढ़ रहे थे ये वाला पोर्शन, माही नदी वाला।
तो माही नदी में क्वेश्चन जो बनता है, इसको माही कांठल की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो माही नदी को। 576 इसकी टोटल लंबाई, ये पूछ लेता है। इसका जो उद्गम कहाँ से होता है, वो मेहद झील, मध्य प्रदेश के धार जिले में मेहद झील से होता है, ये पूछ लेता है। इसकी सहायक नदी इंपोर्टेंट है, सोम, जाखम, मोरेन, चाप, अनास, हरण, दर, लाखन, ठीक है। ऐसी कौन सी नदी है राजस्थान की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी। और यू आकार में बहने वाली नदी कौन सी है, तो आपकी ऐसे बहती है राजस्थान में, ऐसे, ठीक है। तो वो कौन सी हो जाएगी, माही हो जाएगी। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है, बांसवाड़े के खादू गांव से, ये इंपोर्टेंट है ये नदी भाई, याद रखना। सोम, माही, जाखम, सोम, जाखम, माही नदी में त्रिवेणी संगम नवाटपुरा तहसील डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम, जो आपने सुना ही होगा, नामक स्थान पर होती है, ठीक है। तो एक एक त्रिवेणी संगम बनाती है नदी, कौन सी, आपकी माही नदी। कौन कौन सी नदी से मिलकर, सोम, जाखम, माही मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है नवातपुरा तहसील डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम नामक स्थान पर। माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, और बागड़ की गंगा, काठल की गंगा कहा जाता है, किसको, और बेणेश्वर जो धाम लगता है ना, वो इसको भी आदिवासियों का वो कहा जाता है, क्या, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ठीक है। और इसको माही नदी को आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा या काठल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में ऐसी कौन सी नदी है जिसको आदिवासियों की गंगा के नाम से जाना जाता है, या फिर राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो बागड़ की गंगा या काठल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सी हो जाएगी, माही नदी। इसके प्रवाह को प्रतापगढ़ में काठल का मैदान, में बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान कहते हैं। किसके प्रवाह को, माही नदी का जो प्रवाह है, क्वेश्चन आता है बार बार कि माही नदी के, इसके प्रवाह को प्रतापगढ़ में माही नदी के प्रवाह, यानी कि प्रभाव है, प्रभा नहीं, सॉरी, प्रभा, माही नदी का प्रवाह प्रतापगढ़ में किस नाम से जाना जाता है, तो कांठल का मैदान, और बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, देखो माही नदी से कम आप बना सकते हो 50-60 क्वेश्चन बना सकते हो चाहो तो, और ये पूछे भी गए हैं सारे क्वेश्चन जो जो मैं फैक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, माही नदी पर 3 बांध बने हुए हैं, 3 बांध बने हुए हैं, माही, बजाज सागर, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, और कागदी पिकअप डैम, ये भी बांसवाड़ा में, और कडाना बांध, ये बांध गुजरात में बना हुआ है, लेकिन इसका भराव क्षेत्र राजस्थान तक है। याद रखना, माही बजाज सागर बांध कहाँ पर, क्वेश्चन पहले ये आएगा, कौन सी नदी पर बना है, तो माही नदी पर। कागदी पिकअप डैम कौन सी नदी पर बना है, माही नदी पर। और कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। कडाना बांध ये गुजरात में, लेकिन माही नदी में, और इसका भराव क्षेत्र राजस्थान तक है, ठीक है। विलय खंबात की खाड़ी अरब सागर में हो जाती है, ये कहाँ पर गिर जाती है, अरब सागर में। तो ये सारी नदियां देखो, लूणी, जवाई और ये माही, ये अरब सागर की नदियां हैं, लेकिन ये कहाँ पर गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है माही नदी, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब साबरमती की बात करते हैं, तो माही और साबरमती एक ऐसी नदी है जो खंबात की खाड़ी गुजरात में गिरती है, ठीक है। बाकी कच्छ की में गिरती है। राजस्थान में ये मात्र 45 किलोमीटर, 416 इसकी टोटल लंबाई है, ये इंपोर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा इसको याद रखना। और झाड़ोल उदयपुर से इसका उद्गम होता है, निकलती है। और सहायक नदियां इंपोर्टेंट है, बाकी से ही हथमती और माजम और मेसबा और बतरक, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर शहर साबरमती पर ही बसे हैं। साबरमती जो नदी है उसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, अहमदाबाद और गांधीनगर, याद रखना इस चीज को। गांधी का साबरमती आश्रम भी इसी नदी पर स्थित है। उदयपुर की झीलों में साबरमती का पानी लाने हेतु देवा सुरंग का निर्माण किया गया। उदयपुर जो झील है उसमें पानी लाने के लिए देवा सुरंग का निर्माण किया गया। अब पश्चिमी नदी में बनास की बात कर लेते हैं। वो बनास नहीं जो ये क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी में बहती है, गिरती है, वो नहीं, ये पश्चिमी वाली है, पश्चिमी बनास। ये कहाँ से निकलती है, सिरोही से निकलती है, पिंडवाड़ा के निकट, और इसकी सहायक नदी रहने देना, और कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। तो देखो खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी गिरती है, एक तो माही नदी, और आपको बताया था मैं साबरमती, और उसके अलावा जो जो गिरती है वो कच्छ की खाड़ी में गिरती है, तो मैं बता दूंगा। एक तो आपकी पश्चिम बनास, कच्छ की खाड़ी में, याद रखना। और कहाँ से, सिरोही से उद्गम होता है। सोम नदी की बात कर लेते हैं, ये बीछा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है, और इसकी जो सहायक है जाखम, याद रख लेना, सोम की। और विलय बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में माही नदी में मिल जाती है, जो कि अभी हमने पढ़ा था। जाखम नदी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है। छोटी छोटी सादड़ी कहाँ पर है, ये प्रतापगढ़ के अंदर है। क्या है, छोटी सादड़ी की अगर बात कर ले तो प्रतापगढ़ के अंदर है। ओके, छोटी सादड़ी कहाँ पर है, आपको ये पूछ लेता है, छोटी सादड़ी कहाँ पर स्थित है, तो प्रतापगढ़ में। और बड़ी सादड़ी चित्तौड़ में। छोटी और बड़ी बगल बगल में ही है, बॉर्डर पे ही है, प्रतापगढ़ और चित्तौड़ के पे, ठीक है। तो बड़ी प्रतापगढ़ में, उसमें बड़ी तो हो जाएगी इसमें चित्तौड़ में, और छोटी सादड़ी है प्रतापगढ़ में। तो छोटी सादड़ी से जाखम नदी का निर्माण ये निकलता है, विलयन कहाँ होता है, बेणेश्वर के पास सोम नदी में मिल जाती है।
सोम नदी की सहायक नदी कौन सी है? जाखम, और जाखम किसकी है? माही की है, याद रखना। अनास नदी, ठीक है, इसका नाम याद रख लेना कि गलियाकोट डूंगरपुर के पास माही नदी में मिल जाती है ये। और मांडी नदी, ये भी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। मांडी फूलगाम की पहाड़ी पाली से निकलती है ये, ठीक है। हेमावास बांध भी बना हुआ है पाली के पास, इसको याद रखना। यह राजस्थान की सबसे प्रदूषित मानी जाती है। ये फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मांडी जो नदी है, मांडी, बाड़ी नहीं बांडी, ये राजस्थान की सबसे प्रदूषित, यानी प्रदूषण इसमें सबसे ज्यादा है। जिसके लिए, इसके लिए जिम्मेदार क्या है? पाली में जो रंगाई छपाई का उद्योग है ना, इसके कारण ये मांडी ये प्रदूषित है। और इसलिए अपनी लूणी नदी है, ये भी प्रदूषित हो जाती है। खारी नदी, ये शेरगांव की पहाड़ियां सिरोही से निकलती है, ठीक है। और सागी नदी जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालौर से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है उद्गम? ये ज्यादा इंपोर्टेंट होता है इन नदियों का। ओके, ये चीजें क्लियर हो गई। उम्मीद करूंगा आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और हम पढ़ लेते हैं। हम आपके, आपने कितनी पढ़ी थी? 10 पढ़ ली थी, अब 10-11 पढ़ ली थी, अब 12वें नंबर की पढ़ लेते हैं, सुकड़ी नदी, ठीक है। ये भी अरब सागर में गिरती है। देसूरी के निकट अरावली की पश्चिमी ढाल पाली से निकलती है। मीठड़ी, ये भी अरावली की पश्चिमी ढाल पाली से निकलती है। जोजड़ी, ये नागौर से निकलती है, ठीक है। और लीलड़ी, ये जजाबा जबावा जबा ब्यावर से, और चाप नदी कालिंजरा पहाड़ियां बांसवाड़ा से निकलती है। और मोरिल, मोरिल नदी, मोरिल नदी आपके डूंगरपुर से गलियाकोट के निकट, ये भी माही में मिल जाती है। ओके, ये पढ़ ली थी हमने अरब सागर की, अरब सागर की नदियां, अरब सागर प्रवाह की नदी, अबवा क्षेत्र की नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, राजस्थान से निकल के अरब सागर में जाती हैं। आपको ये ज्यादा याद रखनी है। खंबात की खाड़ी, और मैं कौन कौन सी माही बताई थी, और पश्चिमी मैंने माही बताई थी, और बताई थी आपको साबरमती, ठीक है। माही और साबरमती ये खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, और बाकी सारी की सारी कच्छ की खाड़ी में गिरती हैं। ये याद रखना है आपको ज्यादा, ठीक है। और देखो, जो माही की सहायक होगी, और जो माही की सहायक होंगी उसकी भी सहायक होगी, वो तो सारी की सारी उसी में जाएंगी ना, खंबात की में। लेकिन जैसे पश्चिमी बनास हो गई, वो कच्छ की खाड़ी में गिरती है, इस तरीके से याद रखना। अब पढ़ लेते हैं बंगाल की खाड़ी में, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं सारी की सारी नदियां। जैसे उसमें माही इंपोर्टेंट थी, लूणी इंपोर्टेंट थी, सेम इसी तरीके से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चंबल नदी से क्वेश्चन बनते हैं। इनके उपनाम, अन्य नाम देख लेते हैं। चर्मणवती, कामधेनु, मालव गंगा, नित्य वाहिनी, 1051 किलोमीटर सबसे बड़ी नदी है। और हरिमोहन सक्सेना की जो राजस्थान की भूगोल वाली बुक है, उसके अनुसार 965 किलोमीटर है। ऑप्शन में एक आएगा, 965 भी आ सकता है, 1051 भी आ सकता है, याद रखना इस चीज को। इसका उद्गम पूछ लेता है कहाँ से निकलती है, तो जानापाप पहाड़ी महू मध्य प्रदेश जिले, महू जो जिला है उसका मध्य प्रदेश का, उससे निकलती है। हमारे राजस्थान में प्रवेश ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से करती है। कहाँ से? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से, चूलिया जलप्रपात चित्तौड़ में, ठीक है। भाव क्षेत्र चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर। कितने जिले हो गए? चित्तौड़ एक, दूसरा कोटा, तीसरा बूंदी, चौथा सवाईमाधोपुर, पांचवा करौली, और धौलपुर छठा। तो पूछ ले कि चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों से होकर उसका भाग क्षेत्र गुजरती है, तो 6 जिले याद रखने हैं आपको। 6 जिले, सबसे पहले चित्तौड़ से कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से सवाईमाधोपुर में, सवाईमाधोपुर से करौली, बहते हुए धौलपुर की तरफ निकल जाते हैं, धौलपुर से यूपी में चली जाती है। राज्य में इसकी लंबाई 322 किलोमीटर है। राजस्थान में जो 6 जिले हैं, इनमें 322 किलोमीटर। राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर 252 किलोमीटर चलती है। जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो बाउंड्रीज है ना, सीमा है, उस पर 252 किलोमीटर चलती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और ये भी पूछा गया है। सारे क्वेश्चन, ये कितने जिलों से, कौन कौन से जिले हैं, कहाँ से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़, ठीक है, भैंसरोडगढ़, ठीक है। नित्य वाहिनी, राज्य की एकमात्र नित्य वाहिनी नदी है, जो राज्य की सबसे लंबी, राज्य की नदियों में सबसे बड़े अववाह क्षेत्र राज्य में लूणी है, ठीक है। राज्य की नदियों में सबसे बड़ा बड़ा अववाह क्षेत्र राज्य में तो लूणी है, लेकिन राज्य की सब नदियों को मिला के पूछा जाए, राज्य में तो लूणी हो गया, राज्य की सभी नदियों में मिला के पूछा जाए तो आपका चंबल है। और राज्य को सर्वाधिक जलापूर्ति करती है। बांध की बात करें तो इसमें 3 बांध है, ठीक है। एक तो गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ में, याद रखना भाई। और आपका जवार सागर बांध कोटा में, और कोटा बैराज कोटा में ही होगा। जवार सागर और कोटा बैराज कोटा में ही है, और बाकी राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में, और गांधी सागर मध्य प्रदेश में, इसमें ये बांध बने हुए हैं। 84गढ़ से 5 किलोमीटर दूर चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, यानी चूलिया वाटरफॉल बोलते हैं जिसको, तो जो राजस्थान का सबसे ऊंचा है, 18 मीटर जलप्रपात माना जाता है, ठीक है। इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 किलोमीटर दूर है 84गढ़ से। देखो, चंबल नदी के जितने भी फैक्ट हैं आपको याद रखने हैं, कोई सा भी फैक्ट उठा के देख लो, आपको याद करने ही करने हैं। ओके,
ये चीजें हो गई क्लियर। उम्मीद करूंगा आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। सहायक नदियां तो इंपॉर्टेंट है ही है, हर नदी की इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसकी भी पार्वती, काली सिंध, बनास, बामणी, नेबज, आलनिया, ठीक है, कुराज, मेज, कोनो, परवन, आहू, चाकण। ठीक है, वीडियो देखने का यही फायदा, बाकी पीडीएफ से पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे। ये अभी तक 1 घंटे की ऑलमोस्ट क्लास हो चुकी है। इसके बाद अभी और भी चलनी है क्लास, काफी फैक्ट है जो हमको आज कवर करने हैं। ओके, तो अब पढ़ लेते हैं हम कि चंबल नदी में राष्ट्रीय जलीय जीव गांगे सूंस पाई जाती है तथा घड़ियालों की अधिकता के कारण चंबल को घड़ियालों की शरण स्थली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घड़ियालों की अधिकता के कारण चंबल को घड़ियालों की शरण स्थली कहा जाता है। ओके, जवाहर सागर बांध से यमुना संगम तक राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि चंबल नदी में राष्ट्रीय जलीय जीव गांगे सूस पाई जाती है। घड़ियालों की अधिकता के कारण चंबल को घड़ियालों की शरण स्थली, घड़ियालों की शरण स्थली किस नदी को कहा जाता है? चंबल नदी को। और जवाहर सागर बांध से यमुना संगम तक राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य बनाया गया है। ओके, ये याद रखना, चंबल राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी है। ये उत्काद भूमि के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी और उत्काद भूमि के लिए चंबल नदी फेमस है। कोटा में चंबल नदी के किनारे कोटा बैराज से नयापरा उच्च स्तरीय पुल के बीच रिवर फ्रंट विकसित किया गया है। इसका विलय रिवर फ्रंट कोटा में किया गया है, कोटा बैराज से नयापरा के बीच में। ठीक है, और विलय पेटावा उत्तर प्रदेश के पास यमुना नदी में मिल जाती है। पार्वती नदी की बात करते हैं तो उद्गम सीहोर मध्य प्रदेश, राजस्थान में करिहाई बारा, ठीक है, किशनगंज शहर पार्वती नदी के किनारे स्थित है। किशनगंज जो शहर है पार्वती नदी के किनारे स्थित है। काली सिंध नदी 278 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बागली घाट देवास मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। सहायक नदी आहू, परबन, इस काली सिंध की सहायक है आहू, परबन, निमाज, धार, उजाड़, इनको याद रखना। और भाव क्षेत्र कौन कौन से जिलों में होता है? झालावाड़ में बहती है, कोटा में बहती है और बारां में बहती है। गागरोन दुर्ग आहू एवं काली सिंध नदियों के संगम पर है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो गागरोन दुर्ग है झालावाड़ में, जो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, काली सिंध पर जैतपुर झालावाड़ में हरिश्चंद्र सागर बांध और कोटा के निकट नानेरा नमनेरा बांध बनाया गया है। विलय झालावाड़ में रायपुर के निकट प्रवेश कर राजस्थान में 145 किलोमीटर बहकर नानेरा कोटा में चंबल में मिल जाती है। काली सिंध काफी इंपॉर्टेंट है चंबल के बाद, याद रखना इस चीज को। उसके बाद बहुत सारी नदियां जो इंपॉर्टेंट आएंगी, जो कि मैं बता दूंगा आपको। और इस चंबल के बाद वैसे इंपॉर्टेंट ज्यादा कौन सी है आपको पता होना चाहिए? कौन सी है उसकी सहायक नदी जो सबसे बड़ी है? नहीं पता? तो भाई आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि जो बनास नदी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है किसकी? चंबल की। अब बात कर लेते हैं हम बामणी नदी। हरिपुरा की पहाड़ियां चित्तौड़ से निकलती है, चित्तौड़गढ़ से। इसका उपनाम ब्राह्मणी या बापनी भी नदी कहते हैं। भैंसरोडगढ़, बामणी एवं चंबल नदी के किनारे स्थित है। जो गागरोन दुर्ग, तो मैंने कौन कौन से मतलब नदी के बगल बताया था, किनारे, संगम पर। तो गागरोन दुर्ग आहू और काली सिंध पर हो गया। ठीक है, आहू और काली सिंध पर। और जो भैंसरोडगढ़ है वो बामणी और चंबल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, भैंसरोडगढ़ के पास चंबल में विलय हो जाती है, मिल जाती है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब पढ़ लेते हैं आहू नदी। आहू नदी, इसका ये भी राजस्थान में प्रवेश करती है, झालावाड़ में मध्य प्रदेश से निकलती है। इतना याद रखना, गागरोन दुर्ग के निकट आहू और काली सिंध का संगम शामिला कहलाता है। जो कि मैंने बताया था, आहू और काली सिंध पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो गागरोन दुर्ग बना हुआ है। परवन नदी, ये भी इंपोर्टेंट है। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 जिले में परवन नदी के किनारे स्थित है। 12 जिले में जो परवन नदी है उसके किनारे शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। सहायक नदियां नेवज, काली खाड़, ठीक है, राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ से? झालावाड़ से, और मध्य प्रदेश के मालवा पठार से निकलती है। मनोहर थाना दुर्ग झालावाड़ में परवन में काली खाड़ नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, मनोहर थाना दुर्ग है वो झालावाड़ में परबन में काली खाड़ नदी के संगम पर स्थित है। नेबज, निबाज या निमाज नदी है, इसको भी याद रखना कि ये दक्षिण इसकी सॉरी बंगाल की खाड़ी की अ, अब्बा वाली नदी है। चाकण नदी, ठीक है, ये भी याद रखना। आलनिया नदी, इसको भी याद रखना। मेज नदी, इसको भी याद रखना कि बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलकर बूंदी में चंबल में मिल जाती है। कौन सी? मेज नदी। कुराल नदी, ये भी याद रखना कि भीलवाड़ा से निकलती है और बूंदी के निकट चंबल में मिल जाती है। अब इंपोर्टेंट आती है अपनी बनास नदी। इसके उपनाम जैसे चंबल के रखे थे हमने, चरमवती और कामधेनु और मालव गंगा नित्यवाही। इसका सेम आशा, बर्ण आशा यानी बन की आशा,
ठीक है, बनगियाशा और बर्नाशा वर्तमान में 512 किलोमीटर और पूर्व में 480, तो 512 भी याद रख सकते हो, इतना लंबाई में बहती है। इसका उद्गम याद रखना कि खेमनौर की पहाड़ियों से ये निकलती है। कहाँ से? खेमनौर की पहाड़ियों से, राजसमंद से निकलती है। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसलिए इंपोर्टेंट है। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये आपकी बनास, जो बनगियाशा या बर्नाशा के नाम से जानी जाती है। 512 किलोमीटर इसकी लंबाई है, पहले 480 मानी गई थी। बीसलपुर बांध बनास नदी पर टोंक जिले में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बीसलपुर बांध जो कि काफी जिलों को पानी देता है, जैसे जयपुर को ये बीसलपुर से ही पानी आता है। त्रिवेणी संगम, इस पर त्रिवेणी संगम बना हुआ है। तो कौन सा त्रिवेणी संगम? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के निकट बनास बेडच मेनाल मेनाल का संगम बना हुआ है, इसको याद रखना। सहायक नदियां कालीसिल है, चंद्रभागा है, कोठारी है, बेडच है, खारी है, मेनाल है, बांडी है, मानसी है। वो अलग है, ये अलग है, ठीक है, बांडी और मानसी, ठीक है। और इसका विलय कहाँ होता है? रामेश्वरम घाट सई माधोपुर के निकट चंबल में हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना। त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदी बनाती है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इस चीज का कि त्रिवेणी संगम जो बनाती है, एक तो इधर से कौन सी गई? रामेश्वर घाट सबसे बड़ी बात है कि विलय कहाँ पर होती है? तो रामेश्वर घाट में मिलती है। किससे मिलती है ये? चंबल से मिलती है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं, हम ये हो गई हमारी बनास हो गई, इतना ही था इसमें। और बेडच नदी उदयपुर के गोगुंदा, ये भी बंगाल की खाड़ी की सहायक नदी है, बंगाल की खाड़ी के अववाह क्षेत्र की नदी है। 190 किलोमीटर उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से आयड से नाम से निकलकर उदय सागर झील में गिरती है। देखो, ये बेडच नदी है ना, आयड के नाम से उदय सागर झील में निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ियों से। इस झील में निकलने के बाद ये बेडच कहलाती है। उदयपुर और चित्तौड़ भीलवाड़ा में इसका भाव क्षेत्र है। और इसमें बालाथल अहाड़ और नागरी चित्तौड़ सभ्यता बेडच नदी के किनारे हैं, इसलिए इंपोर्टेंट है। अपवास चित्तौड़ में बेडच नदी पर घोसुंडा बांध बनाया हुआ है। सहायक नदियां गंभीरी, मेनल, ओराई। और देखो, गंभीरी गंभीर करके दो नदियां हैं, इनमें कंफ्यूज मत होना। विलय भीलवाड़ा के बीगोत के पास बनास में ही मिल जाती है। माशी नदी, ठीक है, किशनगढ़ अजमेर से निकलती है। कोठारी नदी 145 किलोमीटर, कोठारी नदी की लंबाई है वो 145 किलोमीटर, सॉरी, थोड़ी लंबी क्लास हो गई ना, तो माइंड भी ऐसा चकरा रहा है, क्योंकि 1 घंटे प्लस की क्लास हम बहुत कम ही करते थे। हालांकि 1 घंटे प्लस है काफी क्लास, लेकिन बहुत कम है। मतलब इस बार की बहुत कम है। पिछली बार हमने जून में जब कोर्स कराया था, उस टाइम तो काफी ली थी, 1.5 1.5 2 2 घंटे की, बट इस बार तो हमने 1 2 ही डाली है। ठीक है, कोठारी नदी क्यों इंपोर्टेंट है? क्वेश्चन आता है बार बार। देखो, फेवरेट एग्जामिनर का क्वेश्चन बता देता हूँ मैं कि मेजा बांध कौन सी नदी पर है, कौन सी नदी के किनारे है? तो कोठारी नदी। और कोठारी नदी आपको याद रखनी है कि 145 किलोमीटर है, ठीक है, भीलवाड़ा के अंदर है मेजा बांध, मांडलगढ़ के पास कोठारी नदी पर। ही इंपोर्टेंट है। बागौर सभ्यता भी भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। ओके, ये चीजें हो गई। खारी नदी, खारी नदी की बात कर लेते हैं हम कि खारी नदी बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। और मोरेल नदी चैनपुरा गांव जयपुर से निकलती है। और सहायक नदी ढूंढ और कालीसिल है। ओके, और बिले हड़ौती गांव करौली में बनास में मिल जाती है ये मोरेल नदी, ठीक है। पार्वती नदी सेकंड, पहले हमने पढ़ ली थी, ये सेकंड है। ये बदरिया गांव धौलपुर से उद्गम होता है। और शेरनी मेड़का बांध आगई में मिल जाती है। गंभीर नदी है, वो गंभीरी पड़ी थी हमने थोड़ी देर पहले। कौन सी पड़ी थी? गंभीरी पड़ी थी, और ये गंभीर है, ठीक है। ये भी चीज आपको माइंड में रखनी है कि एक जैसी नदी, एक जैसे नाम थोड़े आ सकते हैं, तो इसलिए आपको दिक्कत लेने वाली नदी है वो। बेडच की सहायक नदी बताई थी ना मैंने, गंभीरी, ये गंभीर नदी है जो करौली करौली में नादौती की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है, गंभीर नदी। ओके, ये याद रखना। जो बांध है ना, पांचना बांध, राजस्थान में मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है। और बाणगंगा नदी 240 किलोमीटर, बैराट की पहाड़ियां कोटपुतली बहरोड से निकलती है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ओके, गंभीर नदी, गंभीरी नदी, तो जावद गांव विलय चित्तौड़गढ़ के पास बेडच नदी में, ठीक है। गंभीरी नदी की बात कर ली मैंने, जो अभी बताया था। ईज नदी, ये भी आपकी बंगाल की खाड़ी वाली नदियां है। भाई, नदियों से पाला छूट गया अपना, थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, फिर हम झीलें स्टार्ट करेंगे। झील, झील के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। बाकी हमने जो इंपॉर्टेंट पढ़ना था वो पढ़ लिया है नदियों के बारे में। बाकी हम देख लेते हैं राजस्थान में नदियों के त्रिवेणी संगम कौन कौन से हैं, जो 3 संगम बनाती है, 3 नदियां मिलकर एक संगम बनाती है। तो बनास, मेनल और बेडच का याद रख लेना, बीगोत भीलवाड़ा में। तो पूछ ले कि आपका बीगोत भीलवाड़ा में कौन कौन सी नदियां मिलकर आपका संगम बनाती है, त्रिवेणी संगम, बनास, मेनल और बेडच।
बनास सबसे ज्यादा संगम बनाती है सोम माई जाखम बेणेश्वर डूंगरपुर में। पूछ ले सोम माई जाखम संगम कहाँ पर बनाती है त्रिवेणी संगम, तो बेणेश्वर डूंगरपुर में। बनास ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। तो बनास, चंबल और सीप रामेश्वर घाट सही माधोपुर में। जो मैं बता रहा था ना कि रामेश्वर घाट में ये चंबल में मिल जाती है, कौन सी, बनास नदी, बताया ना आपको अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। कौन सी, बनास। तो चंबल और सीप, सीप चंबल और बनास तीनों मिलकर रामेश्वर घाट सही माधोपुर में संगम बनाती है। बनास खारी डाई ये राजमहल टोंक में, और बनास माड़ी और मासी देव धाम और टोंक में। तो बनास कितनी बार आ गया, तो बनास आ गया 1 2 3 और 4, 4 बार ये त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है। राजस्थान के जलप्रपात, ये इंपॉर्टेंट है भाई, राजस्थान के जलप्रपात यानी वाटरफॉल, ये याद रखना। चूलिया चित्तौड़ में सबसे 18 मीटर सबसे ऊंचा है राजस्थान का, चंबल नदी पर है चित्तौड़ में। ये याद रखना है आपको, ये सारे पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। मेनाल है भीलवाड़ा में मेनाल नदी पर, और भीमलत बूंदी मांगली नदी, और गेपरनाथ कोटा में, और चंबल नदी पर, और देर भरतपुर में कोकुन नदी पर। इंपोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं बार बार, इसलिए 5 दे रखे हैं। नदी क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य, नदी क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य, तो कौन कौन सी नदी पर कौन कौन सा महत्वपूर्ण शहर स्थान है, ठीक है, ये भी बात कर लेते हैं। और कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है, पहले हम राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव पढ़ लेते हैं, फिर स्थान पढ़ेंगे। तो मानसी, बाकल, सोम नदियां फुलबारी की नाल उदयपुर में, ठीक है। और परवन नदी शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 इस नदी के किनारे पर है। चंबल और बामनी नदी पर भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़ में। जाखम नदी पर सीता माता अभ्यारण्य, ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखना। बनास साबरमती नदी पर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद में। चंबल नदी पर राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कोटा बूंदी करौली धौलपुर में सही माधोपुर में। चंबल नदी पर जवाहर सागर अभ्यारण्य भी है, कोटा बूंदी और चित्तौड़गढ़ में स्थित है ये जवाहर सागर अभ्यारण्य। ये जिले दे रखे हैं कि कौन सा जिले में कौन सा अभ्यारण्य है और कौन सी नदी के बगल में। बामणी ओराई नदी बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़ में, एक बस्सी जयपुर में, लेकिन ये बस्सी चित्तौड़गढ़ का है, ठीक है। और बाणगंगा गंभीर नदी जवाहर सागर अभ्यारण्य यानी बूंदी कोटा में चित्तौड़ में। ये हो गया हमारा। अब पढ़ लेंगे राजस्थान में नदियों के किनारे स्थित शहर, यानी कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर है। तो लूनी के किनारे कौन सा है, बालोतरा बिलाड़ा, जो मैंने बताया। जवाई के किनारे कौन सा शहर है, स्थान है सुमेरपुर पाली और जालौर और शिवगंज सिरोही। बनास के किनारे नाथद्वारा रेलमगरा मातरकुंडिया बीसलपुर टोंक, ठीक है। बांडी के पाली आहुआ ठिकाना। चंबल के भैंसरोडगढ़ भी है, रावतभाटा भी है, कोटा भी है, केसोराय पाटन बूंदी भी है, ठीक है। पश्चिमी बनास चंद्रावती। हरन हरन नदी के किनारे कालिंजरा बांसवाड़ा। खारी नदी के किनारे गुलाबपुरा आसीन भीलवाड़ा। माही के किनारे बेणेश्वर गलियाकोट पीपलखोट। चंद्रभागा के किनारे झालरापाटन आमेट राजसमंद। काली सिंध के किनारे झालावाड़ शहर है। मगई के किनारे रणकपुर पाली है। कोठारी के जो मेजाबाद बना है कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में, इंपोर्टेंट है। कालीसिल कैला देवी, कालीसिल के किनारे पर बिल्कुल कैला देवी में गया हुआ यहाँ पर। पार्वती किशनगंज 12, काकने लोद्रबाद जैसलमेर। जोजड़ी पीपाड़ सिटी है ना, वो जोजड़ी नदी के किनारे जो जोधपुर की है। घग्गर हनुमानगढ़ सूरतगढ़ अनूपगढ़। रूपनगढ़ सलेमाबाद अजमेर। और बेडज उदयपुर और चित्तौड़गढ़ बेडज नदी के किनारे स्थित है। तो ये हमारा नदी वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। हमने राजस्थान की जलवायु क्लाइमेट पढ़ लिया, रिवर्स पढ़ ली, अब लेक्स यानी झील पढ़ेंगे, ठीक है। राजस्थान की झील है, तो झील से भी क्वेश्चन आ जाता है। देखो नदियां झील से एक क्वेश्चन बनेगा कन्फर्म है, 2 भी बन सकते हैं अलग अलग, या फिर नदियों से भी 2 बन सकते हैं, झील से एक भी ना आए, या झील और नदी से एक एक बन सकता है। एक क्लाइमेट से तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। राजस्थान की झीलें बात कर लेते हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट है वो पढ़ लेते हैं कि मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी है। निम्न 2 भागों में बांटा गया है राजस्थान की झीलों को, तो मीठे पानी और खारे पानी की झीलें। तो मीठे पानी की झीलें जो बनाए बताई हैं, तो हम छोटा कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमें एकदम कंप्लीट दिखेगा तो वही ठीक रहेगा, ठीक है। किधर गया, इधर गया, ठीक है। तो जयसमंद झील, सबसे पहले जिला याद करना है। जयसमंद झील जो कहाँ है, आपकी सलूमबर में। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये, आर्टिफिशियल झील है मीठे पानी की। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल नदी कौन सी है, सबसे पहले याद रखना है कि जयसमंद झील कौन से जिले में है, तो सलूमबर जिले में। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो आपकी जयसमंद झील है। उन 1687 से 1691 गोमती नदी पर एक बांध बनाकर इसका निर्माण किया गया। इसे ढेबर झील भी कहते हैं। जयसमंद झील को क्या बोलेंगे, ढेबर झील भी कहते हैं। इसमें 7 टापू है। इंपोर्टेंट है, सारे पॉइंट जो पढ़ रहा हूं ना मैं इंपोर्टेंट है, जिनमें बाबा का भाखड़ा और प्यारी टापू मुख्य है, ठीक है। और बाबा का भाखड़ा टापू पर आइलैंड रिसोर्ट होटल स्थित है, ये भी याद रखना। 1950 में सिंचाई हेतु इस झील में 2 नहरें श्यामपुरा नहर और भाट नहर निकाली गई, ये भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। टापुओं की उपस्थिति के कारण इसे ढेबर झील भी कहते हैं, ये भी इंपोर्टेंट है।
इस झील के पूर्व में कटा फटा विच्छेदित क्षेत्र लसाड़िया का पठार, पठार ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है कि लसाड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है, तो सलूम्बर में, जयसमंद झील के पूर्व में कटा फटा। ठीक है। इस झील में जलीय जैव विविधता अधिक अधिक जो जलीय जैव विविधता है वो अधिक होने के कारण इसे जलीय जीवों की बस्ती भी कहा जाता है। इसके सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था गोमती नदी पर बांध बनाकर। ढेबर झील भी कहते हैं, इसमें 60 टापू हैं जिनमें बाबा का भाखड़ा और प्यारी टापू मुख्य है। बाबा का भाखड़ा जो टापू है उस पर आइलैंड आइलैंड रिसोर्ट बनाया गया है। आप सभी को पता है ये पहले उदयपुर जिले में आता था सलूम्बर, उदयपुर को झीलों की नगरी बोलते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। राजसमंद झील ये कहाँ पर, राजसमंद में, इसके नाम से, जिले के नाम से ये फेमस है। ठीक है। इस झील का निर्माण मेवाड़ रियासत में अकाल पड़ने पर अकाल राहत हेतु 1662 ईस्वी में महाराणा राज सिंह ने गोमती नदी पर बांध बनवाकर, इसको भी गोमती नदी पर बांध बनवाकर राज सिंह ने, उसको जय सिंह ने, इसने इसको राज सिंह ने। ठीक है। मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है। इस झील के किनारे सौर घड़ी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इसके उत्तरी भाग में नौचौकी, इस झील का उत्तरी भाग नौचौकी कहलाता है, जहाँ 25 शिलालेखों पर लिखित राज प्रशस्ति में मेवाड़ का इतिहास वर्णित है। राज प्रशस्ति में मेवाड़ का इतिहास है वो वर्णित है। इस झील के किनारे घेवर माता का मंदिर और दयाल शाह का किला स्थित है, ये याद रखना है आपको। ओके, आगे चलते हैं हम। पिछोला झील, पिछोला झील की बात करते हैं। राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे द्वारा ये निर्मित की गई थी। झील में 2 टापुओं पर जगनिवास और जग मंदिर महल स्थित है। जो झील में 2 टापू हैं, 2 टापुओं पर जगनिवास और जग मंदिर महल स्थित है। यहाँ माचला मगरा नामक पहाड़ी में मंचापूर्ण करणी माता मंदिर है। मंचापूर्ण करणी माता का मंदिर पूछ लेता है। लोग सोचते हैं कि जो मंचापूर्ण करणी माता है वो बीकानेर वाली है, करणी माता का नाम सुनते ही, लेकिन भाई ये उदयपुर के अंदर है, झील पिछोला झील के किनारे। ठीक है। कौन सी पहाड़ी पर? माचला मगरा नामक पहाड़ी पर। ओके। और जहां पर रोप वे बना हुआ है। जगनिवास में लेक पैलेस होटल संचालित है। जग मंदिर में शाहजहां ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह पर शरण लिया था, यहाँ पे आके छुपा था वो। इस झील के किनारे उदयपुर का सिटी पैलेस स्थित है इसी पर, जिसे फर्ग्यूसन द्वारा बिडनसर महल की संज्ञा दी गई थी। इस झील में सीसारमा व बुजड़ा नदियां जलापूर्ति करती हैं। इसके किनारे गलकी नामक नटनी का चबूतरा स्थित है। नटनी का चबूतरा स्थित है इसके किनारे, किसके? पिछोला झील के किनारे। उसके राजा ने एक बार वो शर्त लगाई थी कि अगर इसको कोई नटनी पार कर जाएगी तो उसको ये सारा राज साम्राज्य मिल जाएगा। तो वो गलकी नामक नटनी थी, वो जो क्या बोलते हैं, उसको पार कर रही थी रस्से पे। तो उसको राजा को पता चला कि ये कर जाएगी पार, तो इसलिए उसने वो बीच में से कटवा दिया, तो वो उसकी डेथ हो गई, वहां मर गई थी। उसके साथ मतलब छल हुआ था, तो इसलिए उसका नटनी का चबूतरा वहां बना दिया। वरना वो जीत जाती तो राजा को शर्त जो लगाई थी वो देना पड़ता सब कुछ उसको। फतेह सागर झील उदयपुर, फतेह सागर झील उदयपुर। इस झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया था, और बाद में इसका काम जो करवाया पुनर्निर्माण वो फतेह सिंह ने करवाया, इसलिए इसको फतेह सागर झील बोलते हैं। फतेह सागर के मध्य एक बड़े टापू पर नेहरू उद्यान बनाया गया है। सौर वेधशाला स्थापित की गई, ये याद रखना, राज्य की सबसे बड़ी सौर वेधशाला है। कनौड़ बांध देवाली तालाब नामक नाम से प्रसिद्ध है, और झील स्वरूप सागर द्वारा पिछोला से जुड़ी गई है। आना सागर झील कहाँ पर? अजमेर में, याद रखना। और दौलत बाग भी यहाँ पर ही, जिसका नाम अभी श्वास उद्यान कर दिया है। जहांगीर ने बनाया था ये, जो जहांगीर ने दौलत बाग का यहाँ निर्माण किया गया था। वैसे ये झील का निर्माण 1137 में अर्णोराज आनाजी ने किया था, लेकिन इसके किनारे दौलत बाग श्वास उद्यान जिसका नाम कर दिया है वो जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया था। इसके किनारे जहांगीर ने चश्मा ये नूर झरना बनवाया। जहांगीर ने रूठी रानी का महल यानी नूरजहां का महल बनवाया। इसके किनारे शाहजहां ने 12 खम्भों की 12 दीवारियों पर परकोटा बनवाया था। ये आना सागर झील के बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं, याद रखने हैं आपको। ओके, इस सारी की सारी झील पढ़ रहे हैं, वो मीठे पानी की पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। और आना सागर झील की बात कर लेते हैं। ये अजमेर में ये भी आना पढ़ लिया हमने, सॉरी। नक्की झील सिरोही में सबसे ऊंचाई 1220 मीटर पर स्थित ये झील है। 1220 मीटर, राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है तो पूछ ले तो नक्की झील है, और इसकी ऊंचाई 1220 मीटर है, और ये राजस्थान में स्थित है। कौन से जिले में? सिरोही में, ठीक है। और ज्वालामुखी क्रेटर झील मानी जाती है, और देवताओं द्वारा नाखूनों से खोदने पर नक्की नाम पड़ा, ऐसी मान्यता है।
और इसके किनारे टॉड रॉक, नन रॉक व पैरेट रॉक। रॉक की बात आ जाए तो इसके किनारे पर ही बैसाख पूर्णिमा को आदिवासियों का यहाँ मेला बढ़ता है सिरोही में, नक्की झील पर। नक्की झील के किनारे दो गुफाएं, हाथी गुफा और राम झरोखा स्थित है। और यह गरसिया जनजाति की पवित्र झील है। गरसिया जनजाति उसकी पवित्र झील है। गरसिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां इसमें विसर्जित करते हैं। जैसे लोग हरिद्वार गंगा जाते हैं ना, ऐसे आज गरसिया जनजाति के लोग यहाँ जाते हैं। यहाँ पाई जाने वाली कारा घास नक्की झील का एक प्रदूषक है जो जो इसमें यूट्रोफिकेशन को बढ़ाती है। ओके, नेक्स्ट, फॉय सागर। इंजीनियर फॉय के निर्देशन में बांडी नदी पर इसका निर्माण किया गया। अकाल रात के कारण फॉय सागर अजमेर में, सिलीसेट झील अलवर में, राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है। ठीक है, कोलाई झील बीकानेर में, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि के मेले में दीपदान की परंपरा है। कपिल मुनि का आश्रम स्थित है इसके किनारे। ठीक है, और नवलखा झील बूंदी के तारागढ़ तलेटी में। ठीक है, ये बूंदी के तारागढ़ तलेटी में। गैब सागर डूंगरपुर में है। ठीक है, इसको याद रखना। उदय विलास महल और राजेश्वर महल और विवेकानंद स्मारक, यहाँ बादल महल भी स्थित है यहाँ पर। ठीक है, गैब सागर को एडवर्ड सागर बांध भी कहा जाता है। और आप बात कर लेते हैं बालासमंद झील। ये कहाँ पर है? जोधपुर में। बालासमंद झील कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है, और कायलाना झील जोधपुर में। माचिया सफारी पार्क, माचिया जैविक उद्यान है। ठीक है, यहाँ पर। उदय सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर में। और मानसागर झील जयपुर में, जिसके अंदर जलमहल आपने देखा होगा। जलमहल किस झील के अंतर्गत बनाया गया? तो मानसागर झील है, उसी के बीचों बीच आमेर के राजा मानसिंह प्रथम द्वारा ये जलमहल का निर्माण किया गया, जिसका निर्माण जयसिंह ने करवाया। देखो, आमेर के राजा मानसिंह है, उन्होंने तो मानसागर झील का निर्माण किया गया, लेकिन जलमहल है उसका निर्माण जयसिंह ने करवाया। दोनों में अंतर है। यह झील प्रवासी पक्षियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। जो जयपुर में लोग रहते होंगे या रह के गए होंगे, उनको उन्होंने ये सब कुछ देखा होगा, क्योंकि अधिकतर लोग कहाँ जाते हैं? जयपुर में रहते हैं। तो हवा महल, जल महल, आमेर, नाहरगढ़ और जयगढ़, ये सभी चीजें देखते हैं सबसे पहले। पुष्कर झील अजमेर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, कोंकण तीर्थ, अर्धचंद्राकार झील आदि के उपनामों से जाना जाता है। पूछ लेके हिंदुओं का पांचवा तीर्थ कौन सा है? तो पुष्कर झील जो अजमेर में। तीर्थराज, तीर्थों का मामा। ठीक है, ये सभी। तीर्थों का भांजा कौन सा है? तो धौलपुर में मचकुंड। ठीक है, राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं धार्मिक दृष्टि से पवित्र इस झील को बडली शिलालेख के अनुसार कोंकण तीर्थ कहते हैं। ये प्राकृतिक रूप से ज्वालामुखी लावे से निर्मित कालडेरा झील मानी जाती है। झील के किनारे ब्रह्मा का एकमात्र सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। झील के किनारे ब्रह्मा का एकमात्र सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। दुनिया का एक ही मात्र प्रसिद्ध है, जो यहाँ पर ही है, पुष्कर झील में। इसके पीछे पहाड़ी पर सावित्री मंदिर भी स्थित है। पुष्कर झील के किनारे 52 घाट बने हैं। इसे 52 घाटा झील भी कहते हैं। सबसे बड़ा घाट महात्मा गांधी घाट, ठीक है, गो घाट कहते हैं इसको। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ रंग बिरंगा मेला भरता है। इसी दिन पुष्कर सरोवर में दीपदान करने की परंपरा भी है। ठीक है, देवयानी झील जयपुर में है। जैसे मीठे पानी की झीलों को तीर्थों की नानी कहा जाता है। तीर्थों की नानी किसको कहा जाता है? देवयानी झील। ओके, और तीर्थों का मामा आपने पढ़ा ही होगा अभी। तीर्थों का मामा कहते हैं किसको? पुष्कर झील को। और तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर। और तीर्थों की नानी देवयानी झील। इसको याद रखना है भाई, ये पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। मेरे को मजा थोड़ी आ रहा बताने में, लेकिन पूछा जाता है इसलिए। ओके, मैं उम्मीद करूंगा ये चीजें क्लियर हो गई हूँ। मोती महल भरतपुर में, रूपारेल नदी पर स्थित यह झील भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है, जो कि मैंने अभी नदी पढ़ा रहा था जब बताई थी। ये झील के नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। इसके किनारे कारगिल पार्क बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कारगिल पार्क। रामगढ़ झील 12 में, यह एक क्रेटर झील है जिसे वर्ष 2021 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। रामगढ़ झील है वो 12 के अंदर है। ये पूछी जाती है बार बार। क्रेटर झील है जिसे 2021 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। हमने पढ़ ली कौन सी? मीठे पानी की झीलें पढ़ ली। अब पढ़ेंगे हम खारे पानी की झील, खारी खारी। ठीक है, सॉल्टी सॉल्टी। अब बात कर लेते हैं सांबर झील जयपुर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, ये 3 जिलों में सांबर झील का हिस्सा है। ये देश की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, उड़ीसा स्थित चिल्का को लेगुन मानने पर। ठीक है, ये देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, अगर लेगुन उसको माने उड़ीसा की है तो। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 150 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जल ग्रहण क्षमता 2500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ओके, और बात कर लेते हैं 70 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है, और यहाँ पर 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, याद रखना। ये आता है। ये झील जयपुर नागौर जिले में विस्तृत है। अधिक जल भराव होने पर इसका विस्तार अजमेर जिले तक हो जाता है। अधिक भराव हो जाता है तो अजमेर तक पहुंच जाती है। वैसे नागौर में
डीडवाना कुचामन ये नागौर से अलग हुए हैं तो इसलिए नागौर यहाँ पर दे रखा है। देश में कुल नमक का देश का जो नमक है ना टोटल, उससे 8 से 8.7% अकेला कहाँ से निकलता है, आपका सांबर झील से निकलता है। इसमें मेंथा और रूपनगढ़ और सामत खारी और खंडेला ये नदियां गिरती हैं। कौन कौन सी आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। मेंथा, रूपनगढ़ और खारी और खंडेला है। हिंदुस्तान नमक कंपनी ने यहाँ 1964 में सांबर साल्ट परियोजना शुरू की थी। तो पूछ लेगा सांबर साल्ट परियोजना कब शुरू हुई, तो 1964 में। और किस कंपनी ने की, पूछ लेगा कि सांबर झील में सांबर साल्ट परियोजना 1964 में शुरू की गई, तो ये किस कंपनी ने की, तो हिंदुस्तान नमक कंपनी ने। 1990 में सांबर झील को राजस्थान की दूसरी रामसर साइट आर्द्रभूमि घोषित किया है। ये इंपोर्टेंट है। यहाँ पर सॉल्ट म्यूजियम स्थित है, यहाँ सोडियम सल्फेट बनाने का कारखाना है। ओके। डीडवाना झील कुचामन सोडियम सल्फेट का सबसे बड़ा संयंत्र है। यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं है, ये पॉइंट है, पॉइंट याद रखना। डीडवाना झील में पचपदरा झील बालोतरा में नमक खाने के लिए सर्वोत्तम होता है, ये अच्छा होता है। सोडियम क्लोराइड की मात्रा यहाँ 98% होती है। खारवाल जाति के लोग मोरली नामक झाड़ी की टहनी की सहायता से नमक प्राप्त करते हैं बालोतरा पचपदरा झील के अंदर। ठीक है। लूणकरणसर झील, लूणकरणसर झील की बात कर लेते हैं। ये उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है, उत्तरी राजस्थान की बीकानेर में। ठीक है। काबो झील जैसलमेर, खारेपन की मात्रा कम होने से यहाँ नमक कम ही होता है। ये लूणकरणसर झील बीकानेर की बात हो रही। काबो झील जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ के निकट स्थित यह झील नमक या आयोडीन की दृष्टि से श्रेष्ठ नमक है। अन्य झीलें डेगाना, नागौर, देवासा, कोचोर, सीकर और आनंद, ये इनको छोड़ देना। बाकी जो मैंने इंपोर्टेंट बताई है उनको याद रखना, क्वेश्चन आएगा तो वहां से मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, ये हमने पोर्शन कवर कर लिया है। बहुत टाइम लग गया है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है ये। ठीक है। हमने पार्ट 1 हम पढ़ रहे हैं लगातार क्लासों के जरिए। हमने इससे पहले जीके सॉरी एनएचएम वाला पोर्शन, कंप्यूटर वाला एनएचएम कंप्यूटर और आपका हिंदी इंग्लिश वाला पोर्शन कवर कर दिया था 100%। अब जो जीके वाला पोर्शन है वो बच रहा था थोड़ा बहुत, ये भी 90% प्लस कवर है, लेकिन थोड़ा बहुत राजस्थान का पोर्शन बचा हुआ है। और बाकी जैसे ही कंप्लीट होगा तो फिनिश हो जाएगा पूरा। और आप ज्यादा जीके पर इतना फोकस ना करें जितने की आप अदर सब्जेक्ट को छोड़ दें। ठीक है। मेरा कहना यही है कि एनएचएम वाले पोर्शन को ज्यादा फोकस करें। कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश ही पूरे के पूरे नंबर दिला देंगे, लेकिन जीके का ऐसा पोर्शन है कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, इसलिए हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना तो पढ़ना ही है। 180 मार्क्स को अगर आपको टारगेट करना है तो स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी यही है कि लास्ट 15-16 दिन बचे हुए हैं। अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन कर नहीं किया है प्रॉपर, आप 15 दिन में अपना पार्ट 1 मजबूत करना चाहते हैं, मैं नहीं कहता कि आप 100% 60 क्वेश्चन आएंगे पार्ट 1 में, कितने 60 क्वेश्चन आने हैं, तो मैं नहीं कहता 60 करके जाओ, आप तैयारी करके जाओ। लास्ट टाइम बच रहा है तो आप 30 से 35 की करके चले जाओ, वही काफी है 15 दिन में। जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको वो बोलता हूँ 40 से 45 की करके चले जाओ। 40 से 45 की प्रिपरेशन करके जाओगे पार्ट 1 में, ये क्वेश्चन है तो आप इजिली 30 से 35 क्वेश्चन सही करके जाओगे। 30 से 35 क्वेश्चन का मतलब होता है 105 100 से ऊपर नंबर। और जो नए लोग हैं अभी तक जिन्होंने पार्ट 1 कवर नहीं किया है तो वो 30-35 ही करके जाएंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन सही करके आएंगे। जो कि अपना पार्ट 2 अच्छे से कर रखा होगा, 90 में से पार्ट 2 में 50-60 क्वेश्चन वो कर दोगे उधर से, तो 20 क्वेश्चन यहाँ से जोड़े जाएंगे। आपका सिलेक्शन तो 40% पे लगभग श्योर हो जाएगा, जहां तक मुझे लग रहा है फॉर्म के अकॉर्डिंग और कंपटीशन के अकॉर्डिंग, समझ रहे हो, 40% पे श्योर हो जाएगा। तो देख सकते हो आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम तो देखो अपना काम कर रहे हैं, और बाकी आप अपना काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। टेस्ट सीरीज लास्ट टाइम पर जो भी हमने थ्योरी कराई अभी की अभी, इसके अंदर में क्लाइमेट, नदियां और झीलें, तो इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको सिलेक्शन टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर तो मात्र 200 रुपये में अंतिम दिनों में ऑफर है ये। आप ज्वाइन कैसे करें मैंने स्टार्टिंग बता दी, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर देना। ये टेस्ट पीडीएफ आंसर की सारी चीजें, टेस्ट पीडीएफ जो पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा हमारा टेस्ट, और टेलीग्राम टेस्ट सीरीज है ये। और आप समझ सकते हो कि आपके लिए 200 रुपये ज्यादा इंपोर्टेंट है या सिलेक्शन इंपोर्टेंट है आपके आयुष ऑफिसर में, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, और बाकी आपकी मर्जी क्या कर रहे हो आप क्या नहीं कर रहे हो। हमने बैच में पूरा कवर कर दिया। जो बच्चे हमसे जुड़े हैं वो सीरियस हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए हमसे जुड़ सकते हो। यूट्यूब पर कंप्लीट क्लास नहीं है। अगर आप यूट्यूब पर ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम पढ़ के काम चला लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप प्रॉपर गाइडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। तो ये सेशन कैसा लगा मुझे देखो, एक लाइक तो जरूर करना है आपको, क्योंकि हमने इतनी मेहनत करके 1.5 घंटे की क्लास बनाई है, तो आपका फर्ज बनता है कि अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है। ये चीज हो गई, एक लाइक तो बनता ही है। अगर आपने लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि ये सेशन कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि अगली वीडियो हम एक मैराथन रखें राजस्थान की कंप्लीट,
जिसके अंदर जो भी पोर्शन हमने नहीं पढ़ाया और जो पढ़ाया है उसको कवर कर दें। एक मैराथन में वन लाइनर हम लाएंगे और वो भी 200, 250, 300 भी हो सकते हैं क्वेश्चन। तो उसके लिए कमेंट करेंगे तुम चाहते हो या नहीं चाहते हो, आई वांट मैराथन या जो भी आप लिख सकते हो। और एक प्यारा सा दिल भेजें, ये सेशन कैसा लगा। और अगर ज्यादा से ज्यादा अगर मैराथन चाहते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को दबा के लाइक करें। इस सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें और लाइक भी कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही।